Thank you, Maz. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. आज का जो टॉपिक है वो मुझे चूँकि एस्पायरिंग माइंड सोसाइटी की तरफ से दिया गया है और इसी वजह से दिया गया है क्योंकि आजकल हमारे जो मेजर जो स्टूडेंट्स हैं और ख़ास तौर पे मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं जो क्रीम ऑफ द नेशन है उनमें ये इशू ज़रूर पाया जा रहा है कि देर ओवरवेल्म्ड विद एंग्जाइटी फॉर्म्स ऑफ ओवर थिंकिंग एंड डिप्रेशन। अब मैं अपनी अगर थोड़ी सी कहानी आपको सुनाऊं तो सो यू कैन रिलेट वेल एंड यू कैन अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, ताकि यूर इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ और उसके पीछे क्या वजह है, तो आपको समझने में उसमें आसानी हो जाएगी। मैंने वाह मेडिकल कॉलेज से ही ग्रेजुएट किया था जी 2011 के अंदर। मेरी इलेक्टिव रोटेशन इमरजेंसी मेडिसिन के अंदर थी आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में कराची 2011। अगर पुराने हमारे लोग ज्वाइन इन कर गए हैं मेरे कुलीग्स तो उनको याद होगा, हम में से कुछ साथ गए थे। और हाउस जॉब मैंने पीओएफ हॉस्पिटल में आधी की, आधी मैंने फौजी फाउंडेशन में की और मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता था मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट्स के अंदर रोटेट करके अपनी हाउस जॉब की। और फिर एफसीपीएस सर्जरी जो है वो पार्ट 1 मैंने क्लियर किया 2012 में राइट आफ्टर माय हाउस जॉब। और इस सारे टाइम के दौरान में कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो कि आपको पुराने लोगों को शायद याद हो, जो अगर पुराने बीच में ऐड इन होते हैं नहीं होते तो मैं थोड़ा सा इस हवाले से बता दूं कि आई वाज बेसिकली क्रिपल्ड इन थर्ड ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल। थर्ड ईयर जो था उसके अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा जोड़ों की तकलीफ़ वगैरह शुरू हो गई थी और I was emotionally torn. I had a fight with a very good friend back then, and two of my best friends they had flown out of the country, and I moved into my own house. लेकिन वो घर था बहुत दूर एक कोने के अंदर। I used to live in the heart of the city where I had all my friends and a lot of my family. तो आई स्टार्ट गेटिंग होम सिक। लेकिन एट दैट टाइम जब मैं थर्ड ईयर में था मेडिकल स्कूल का, आई डिड नॉट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन। तो इट वाज अ वेरी टफ टाइम फॉर मी बैक देन। उसके बाद फिर जब ये सारा हाउस जॉब का सिलसिला एफसीपीएस और ये सारी चीज़ें शुरू हुई तो थिंग्स सॉर्ट ऑफ केप्ट एडिंग ऑन और देयर वाज अ टाइम व्हेन इट बिकेम समवट ओवरवेलमिंग। आप में से कुछ लोग होंगे जो कि इस टाइम पे ओवरवेल्म्ड होंगे जो कि ये प्रोग्राम हमारा सुन रहे हैं इस वक्त। This was around when I was in my FCPS training, fellowship की training of surgery in 2012, 13 and 14। तो 2012 और 13 के अंदर जो है वो मैंने मेजर जो जनरल सर्जरी की जो प्रैक्टिस जो ट्रेनिंग है वो मैंने पीओएफ हॉस्पिटल और इधर पिम्स हॉस्पिटल से इस्लामाबाद से यहाँ से मैंने की थी। और इस टाइम के दौरान हमारी जो आपकी लुमनाई की जो सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं एसन, उनकी कहीं पे मैंने एक पोस्ट देखी थी। ही वेरी राइटली सेड कि मेडिसिन हैज़ लॉस्ट द एसेंस of true healing. And this is what I kept feeling right after I joined House Job and I started looking at how people were dealt with. I started feeling and understanding, observing कि लोगों ने इवन एक टाई पहने हुए डॉक्टर और बगैर टाई वाले डॉक्टर के साथ किस तरीके से उनका रवैया था। सोसाइटी की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि शायद कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ के अंदर माँ बाप के परों के नीचे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फिर समझ नहीं आती, जो कि आपको रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर जाके आपको समझ आती है। उसके अंदर ये भी चीज़ थी जिसके अंदर हमारी जो मेन स्ट्रीम मेडिसिन है वो अनफॉर्चुनेटली कमर्शलाइज होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से एसन को वो नज़र आया जो एसन ने स्टेट किया अपने पोस्ट के अंदर कि जी मुझे समवट ह्यूमैनिटी जो है वो लगता है जैसे कि नहीं नज़र आ रही, लोग अजीब से हैं। जो वीआईपी मरीज़ है उसके साथ तो बहुत अच्छा ताल्लुक़ रखा हुआ है, बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिल रहा है, लेकिन जो बेचारा गरीब गुरबा हैं उनको जो है वो कोई ख़ास घास नहीं डाली जा रही।
So these were the things which kept traumatizing me mentally and emotionally. और ये वक्त एक आया कि मैंने अपनी फेलोशिप की और इस रैट रेस में से निकल के फेलोशिप में से मैंने 6 महीने ऑफ ले लिए। ये भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा परेशान कौन होगा जो ख़ास तौर पे मेडिकल कॉलेज के हैं या जो एफसीपीएस की ट्रेनिंग अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि अच्छा 6 महीने ज़ाया कर दिए। ये तो एक रेस होती है, इसके अंदर तो फ़ौरन फर्स्ट उसके अंदर जो है वो अटेम्प्ट्स के अंदर आपको निकलना होता है और जल्दी-जल्दी पता नहीं आपने कहाँ पहुँचना है। तो ये चीज़ जो है मैंने 6 महीने ऑफ लिए एंड दोज वर द बेस्ट 6 मंथ्स ऑफ माई लाइफ आई वुड से, जिसके अंदर आई फाउंड माई सेल्फ, आई फाउंड माई आइडेंटिटी. That is the time when I met people at Verita and I found this organization named Verita, which was working in Lahore. I got attached to them and फिर मैंने ये सोचा कि जी मैं अपनी FCPS की ट्रेनिंग छोड़ देता हूँ और मैं जो हूँ वो किसी और तरफ निकल जाता हूँ। लेकिन वही वंस अगेन सोसाइटी की जो एक प्रेशर होता है उसकी वजह से आई फाउंड आउट कि दिस वाज नॉट पॉसिबल और लोगों ने मेरी बात सुननी नहीं है। जो काम मैं करने जा रहा हूँ तो वो इन एनी केस जब तक कि वो फेलोशिप की वो डिग्री वो कागज़ हाथ में नहीं आएगा ना, उस वक्त तक उन लोगों ने ये बात मेरी सुननी भी नहीं है गौर से कि जी अच्छा कोई ड्रॉप आउट डॉक्टर बात कर रहा है या कोई फेलो कंसल्टेंट बात कर रहा है। अदरवाइज उन्होंने ये बात जो है उसको कोई ख़ास वंस अगेन घास नहीं डालना था। So I completed my training in orthopedic surgery. By profession, I am an orthopedic surgeon, and I completed my training in Lahore. I did my Hijama certification in 2014, and I got done with my training in 2019, and I became the registrar of orthopedic surgery in Itfaq Hospital, Lahore, as well as Sharif Medical City Hospital, Lahore. I had some ups and downs during my registrarship, after which I decided that I am going to practice on my own and I am going to have my own clinic. That is when I wholly solely became independent in 2020. But since 2015, I've been working in Verita as a subordinate in holistic health, as a holistic health practitioner, and I became the head of the health wing of Verita organization in 2016 onwards. And till now, Alhamdulillah, I am heading the health wing of Verita. Verita, आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि ये एक ऐसा इदारा है जिसकी अंडरटोन तो ह्यूमन बिहेवियर है, अप्लाइड ह्यूमन बिहेवियर का ये पायनियर इदारा है पाकिस्तान के अंदर। इस इदारे की बहुत सारी शाखें हैं। मेनली ये करियर सक्सेस के ऊपर काम कर रहा है, आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहा है, चाहे वो मैरिटल रिलेशंस हैं या माँ बाप के बच्चों के दरमियान के रिलेशनशिप्स हैं। ये स्कूलिंग बच्चों की पेरेंटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और फिर एट द एंड ये हेल्थ के ऊपर काम कर रहा है। तो आप लोग अगर तो विज़िट कभी करना चाहें वेटा को, वी बेस्ड इन लाहौर एंड यू हैव द वेबसाइट इन फ्रंट ऑफ यू, यू वांट टू चेक दैट आउट। मेरे मेंटोर ऑब्वियसली मैंने जिस तरह के कुछ हमारे अलुमनाई के ग्रुप्स थे उसके अंदर मैंने ये वक्तन फ़वक्तन बात की है कि मेरा जो लर्निंग मोड है, आई एम अ विजुअल एज वेल एज किनेस्थेटिक। आप में से जिन लोगों को इस चीज़ का नहीं पता, देयर 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग मोड्स। एक ऑडिटरी होते हैं जो कि सुन के पढ़ के बहुत अच्छा समझ लेते हैं इंस्ट्रक्शंस को। एक विजुअल होते हैं जो कि सिर्फ देख के, ऑब्जर्व करके, वीडियोस देख के वो समझ पाते हैं कि क्या बात हो रही है एंड दे कैन अंडरस्टैंड वेल। फिर किनेस्थेटिक होते हैं। किनेस्थेटिक्स आर दोज पीपल हु नीड हैंड्स ऑन experience, hands on practice, otherwise they will never understand what is going on. They will not be able to follow instructions, they will not be able to learn. So I was a visual and a kinesthetic. I was never an auditory. तो मुझे किताबों से जो है वो डर लगता था, मैं किताबों से भागता था, हमेशा से अभी भी भागता हूँ। That is not a very good habit, लेकिन that is something मेरी तरबियत इस तरीके से हुई भी है कि I am a very strong visual as well as a kinesthetic. तो मैं हमेशा खोज में होता था अच्छे उस्तादों के, और जब वो अच्छा उस्ताद मिल जाए तो आई यूज टू ट्राई एंड सक ऑल द लाइफ आउट ऑफ दैट टीचर ऑफ माइंड, ट्राइंग टू ग्रास्प एवरी बिट ऑफ नॉलेज, एवरी बिट ऑफ विजडम आई कैन। तो उसमें मेरी जर्नी में बहुत बड़ा रोल जो अदा किया है वो सर फ़ायज़ हसन सयाल ने किया है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ वेरिटा। एंड उनकी भी वेबसाइट सामने है आपके, यू कैन चेक हिम आउट हु ही इज़। उनकी सोशल मीडिया की प्रेजेंस भी है, और आप अगर तो आपको आगे पूरे सेशन के अंदर मेरी कुछ बातें पसंद आती हैं
तो आप समझे कि 70% ऑफ दैट इज कमिंग फ्रॉम अल्लाह सुब्हाना व तआला, उनके जो कवानीन हैं अल्लाह सुब्हाना व तआला के, हमारा दीन क्या कहता है, हमारा इस्लाम दीन वो क्या कहता है, और हमारे जो उस्ताद असातिज़ा का जो विज़डम है, वो जिनमें सर फ़ाइज़ का जो है वो बहुत बड़ा रोल है, उन सारों की बातें जो हैं वो इसके अंदर आती हैं। तो लेट्स गेट ऑन विद व्हाई वी आर एक्चुअली हियर। अब आपकी अगर तो किसी किस्म की भी ऐसी कोई फीलिंग आप फील कर रहे हैं, वेदर यू आर इरिटेबल, एग्रेसिव, इम्पेशेंट, वाउंड अप, over you feel overburdened, you have a feeling of anxiety, you're nervous or afraid of something, you feel like as if your thoughts are racing so fast you can't switch your mind off, even when you're trying to sleep or when you're trying to do anything, you're zoned out all the time, you're unable to enjoy yourself in the present moment, you feel depressed, you're uninterested in life, and you feel like you've lost your sense of humor. आप में कभी एक खिलखिलापन होता था वो ख़त्म हो चुका हुआ है, एंड यू आर ऑलवेज इन अ सेंस ऑफ ड्रेड, यू हैव दैट फीलिंग ऑफ ड्रेड, वो खौफ तारी होता है आपके ऊपर हर टाइम पे, या आप किसी को जानते हैं जिसके ऊपर ये होता है, and you're somewhat worried about your health, and you feel somewhat neglected or lonely, so you're most probably depressed and anxious, and you're most probably stressed. If you're behaving in such a manner जहाँ पे you find it hard to make decisions, आपके लिए decision making बहुत मुश्किल हो गई हुई है, आप constantly वरी कर रहे हैं किसी न किसी चीज़ के बारे में, आप मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं, एक आपका अवॉइडेंट बिहेवियर बन गया हुआ है, आप मुख्तलिफ़ लोगों से मिलने से अवॉइड कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशंस में डलने से अवॉइड कर रहे हैं, आप लोगों को काटना शुरू हो गए, you're snapping at people, you're either biting your nails, you're picking your lips, or you're biting your lips, you're picking your skin, you're unable to concentrate on a specific task, you become distracted very easily, you're eating too much or too little, it varies from person to person, you're smoking or drinking very heavily, because when I designed this program, this was supposed to go international, so उसमें कुछ drinkers भी हैं, अब हमारा वैसे पाकिस्तान भी जो है वो नाम का इस्लामी रियासत रह गया हुआ है, अदरवाइज आई एम प्रीटी श्योर कि देयर आर ड्रिंकर्स आउट देयर इन पाकिस्तान एज वेल. So you would be smoking and drinking a lot, and you will be extremely restless. Have you ever seen people जिनकी एक टांग हर वक्त ऐसे करके हिल रही होती है, या उन्होंने जो है वो पेन पकड़ा होता है, तो आप लेक्चर हॉल्स के अंदर बैठे हुए हों तो वो टिक 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 आवाज आ रही होती है. That has a proper name to it. It's called a restless leg syndrome. जो टांग हिल रही है, और यही एक साइन होता है ऑफ रेस्टलेसनेस, ऑफ एंजाइटी. यू हैव सम फॉर्म ऑफ एंजाइटी इन यू. So if that is one of your behaviors, and if you're being extremely teary, emotional and crying, then you're very likely to be stressed out. And physically, if you've started feeling an effect of low back pain, different kinds of body aches, shallow breathing or hyperventilation, forms of panic attack where you just lose it and you start hyperventilating and you feel as if you're going to pass out, you have a lot of muscle tension all around, different knots, हर जगह जो है वो आपको, जैसा हम अपनी पंजाबी ज़बान में कहते हैं कि खलियाँ पड़ गई हुई हैं, आपकी आई साइट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपको ब्लड विजन नज़र आ रहा है, इस तरह करके आप देख रहे हैं, आपको क्लियर विजन नहीं आ रहा, योर प्रॉब्लम्स, यू हैव प्रॉब्लम्स गेटिंग टू स्लीप, यू हैव इंसोम्निया, you have problems staying asleep, or you have a lot of nightmares at night. There is some problem in your reproductive health. For females, it would predominantly be premenstrual syndrome, where they get a lot very cranky before and during their periods, dysmenorrhea, very painful periods. People would have either high sex drive or low sex drive, and premature ejaculation as well as impotence in men is a common finding in all those male people who have been physically affected by stress. So if you're tired all the time, you're grinding your teeth, you have headaches, chest pains, high blood pressure, indigestion, heartburns, IBS, irritable bowel syndrome, inflammatory bowel disease, you have constipation, diarrhea, you're feeling sick, dizzy, fainting, all of these
physical symptoms mean that you are stressed out. ठीक है जी. अब ये सारी की सारी चीजें एक तरफ. So why are we here exactly? Either we have health issues, we have marital relationship issues, we're generally unfulfilled and unhappy. We have sleep issues, or we're unable to control life. We feel as if people are controlling us, life is controlling us. We do not have any control over what we have to do over the period of the day. And then finally, we start feeling as if we're extremely, extremely overwhelmed. और ये overwhelming जो feeling आती है जिसके बाद you start getting depressed and burnt out. If all of this or some of it, you're experiencing some of this or all of this, then you're most likely a patient or somebody who has anxiety, some form of depression or generalized stress. Stress चूँकि एक बहुत बड़ा टर्म है और उसके उस ब्रॉड कैटेगरी के नीचे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो हम उसको अभी आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेस को भी आगे एक्सप्लेन करेंगे. लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको इस चीज़ का पक्का पता होना चाहिए कि यू आर नॉट अलोन. Every 9 out of 10 Pakistanis have this problem. 92% of Pakistanis, ये पिछले साल की डॉन की एक आर्टिकल था जिसके अंदर एक रिसर्च, एक सर्वे कंडक्ट किया गया था पाकिस्तान के अंदर, जिसमें पता चला था कि ऑलमोस्ट 92% ऑफ द पाकिस्तानीज देर anxious, they have a very high rate of anxiety, they're extremely stressed out. That is why probably आप streets के ऊपर बहुत disempathetic किस्म के लोग देखते हैं कि जिनको किसी का कोई ख्याल नहीं है, अपनी खुदगर्जी के अंदर, अपनी धुन के अंदर चली जा रहे हैं, चाहे वो रॉन्ग वे आ रहे हो तो आप ही को लाइट मार के जो है वो गुस्सा दिखाएंगे. तो वो इस किस्म की जो बिहेवियरल क्यूज होते हैं, दे शो दैट आवर सोसाइटी ऑन द होल इज एंग्शियस एंड इज स्ट्रेस्ड आउट. और अगर आप साथ ही इसमें ये भी अगर देखें कि हमारा जो शरह है 16 से 25 और 26 से 35 साल की उम्र के लोगों की, जो हमारी यंग एज है, ये सारे के सारे जो हैं दे हैव सम फॉर्म ऑफ, it's a very harsh word, psychological disorder. I wouldn't say psychological disorder, I would rather say they have some form of imbalance in their emotional and mental health. All right, a normal person can have emotional health and mental health problems. So जैसे आपको जो है वो अगर तो परेशानी होती है अपनी हेल्थ की, नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार आपको लगा रहता है, सो इट डज़ नॉट मीन कि आप खुदा ना खास्ता जो हैं वो मतलब आप एक मरीज़ बन गए हैं ऑल ऑफ सडन. तो इस चीज़ का ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि मोस्ट प्रॉबेबली you have some form of disturbance. All right. So where was this stress coined, this term? Although we as an institution do not believe that stress is the right word to be used, lekin this was coined by Hans Selye in 1936. ये जो हैं एक साइंटिस्ट थे, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने ये टर्म कॉइन किया था, और इन्होंने आगे से यही कहा था कि दिस इज़ द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड ऑफ चेंज, एनी डिमांड फॉर चेंज. तो आप अगर WHO की भी अगर वो देखें जो डेफिनेशन है ऑफ स्ट्रेस, वो भी मेरे नज़दीक बहुत वेग सी है, और उसके अंदर यही है कि जी आप किसी भी किस्म की टेंस सिचुएशन के अंदर आते हैं तो उसके अंदर जो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस. इसके ऊपर ना let's first understand stress, then we will get to the point where I can assist you in finding out ways in which you can release or de-stress yourself. सबसे पहले it should have been distress, not stress, because there is a good form of stress as well, and then there is a bad form of stress. So the good stress, we call it the EU stress, and then there is that bad form of stress which we call the distress.
स्ट्रेस, जिस तरह ईज एंड डिस ईज, जहां से हमारा वर्ड डिजीज कॉइन हुआ था. सो डिजीज भी डिस ईज है. सो स्ट्रेस, वी हैव गुड स्ट्रेस and then we will have distress. So keep that in mind when we're moving on. Stress is any form of stressor and a balance with the coping strategies that you have to deal with those stresses. If you have good coping strategies, आप stresses को deal कर पाएंगे. You will stay in that you stress वाला area. And if you're unable to cope with those stresses, then obviously you become distressed. तो अब स्ट्रेसेस जो हैं वो लाइफ के अंदर कभी भी ख़त्म नहीं होते, ये हर बंदे को पता है. तो इस चीज़ को तो जहन से निकाल ही देना कि जी हम स्ट्रेसर का कुछ कर लेंगे. स्ट्रेसर का आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी कोपिंग मेथोडोलॉजीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं. तो स्ट्रेस के अंदर जो है वो देयर आर 2 मेजर हार्मोन्स जो कि काम कर रहे होते हैं. अब उन 2 हार्मोन्स के अंदर जो है आप जो शॉर्ट लिव्ड हार्मोन्स हैं, दोज आर द एड्रेनलिन्स, द एपिनेफ्रिन एंड द नॉरएपिनेफ्रिन. They give you a very, very quick and a very rapid and a very forceful kick in your body. Fight or flight response आप लोगों को याद होगा जो मेडिकल फील्ड से सारे हैं. And then there is a long acting hormone which we call the cortisol. ये हार्मोन जो है, जो डिस्ट्रेस की जो कॉज बनती है, वो एक्चुअली ये वाला हार्मोन बनता है. अब इस हार्मोन को थोड़ा सा समझने की हमें ज़रूरत है. हम जब मेडिकल बुक्स के अंदर पढ़ते हैं ना, हम सिर्फ डायर्नल वेरिएशन या सर्केडियन रिदम के नाम से डे नाइट वेरिएशन के बारे में मोटा मोटा पढ़ के आगे चल पड़ते हैं. लेकिन हम इसके पीछे जो अल्लाह सुब्हाना व तआला की जो हिकमत है उसको हम समझ नहीं पाते कि ये क्या वजह है जिसकी वजह से कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन हमें अलग दिया गया. और फिर कॉर्टिसोल जो है वो दैट इज काइंड ऑफ हार्मोन व्हिच हैज अ डायर्नल वेरिएशन. और ये फिर किस तरीके से डे नाइट वेरिएशन होती कैसे है, हमारी बॉडी को पता कैसे चलता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी रेटिकुलर फ्रेमवर्क है, आपकी रेटिना के पीछे, आपकी आईबॉल के पीछे, मिडिल ब्रेन के अंदर वो रेटिकुलर फ्रेमवर्क है. अगर आप उसको याद करें तो रेटिकुलर फ्रेमवर्क जो है एक्टिवेट होता है बाय सनलाइट getting through your eyes onto the retina and then activating the reticular framework. उसकी वजह से बहुत सारी चेंजेस केमिकल हमारी बॉडी के अंदर आती हैं. एक चीज़ जो उसके अंदर आती है वो दैट इज रीसेटिंग ऑफ द बायोलॉजिकल क्लॉक, द सर्केडियन रिदम. और वहाँ से क्यों मिलता है कॉर्टिसोल को टू इंक्रीज. सो इन द मॉर्निंग इट इज सपोज टू इंक्रीज एंड दिस हार्मोन हेल्प्स अस, गिव अस दैट दैट ड्राइव to do something in the day. हम में से, आप में से काफ़ी सारे प्रोक्रेस्टिनेटर्स यहाँ पे बैठे हुए होंगे जो बिल्कुल आखिरी मोमेंट तक जो है वो चीज़ को छोड़ देते होते हैं और उसके बाद जो है वो इन द निक ऑफ टाइम उसको करते हैं. या अमूमन डेडलाइंस उनसे मिस हो रही होती हैं, या डेडलाइन अगर वो रीच भी कर लेते हैं तो वो बिल्कुल आखिर में एंड के अंदर जो है वो काम करेंगे. तो दोज पीपल दे थ्राइव ऑन द कॉर्टिसोल व्हेन इट इज एट इट्स पीक. उससे पहले कॉर्टिसोल उनको कुछ भी नहीं कह रहा होता और शायद उनको कॉर्टिसोल रिलीज ही सही तरीके से नहीं हो रहा होता. तो उनको वो ड्राइव मिलती ही उस वक्त है जिस टाइम पे वो बिल्कुल निक ऑफ टाइम में वो लोग पहुंच जाते हैं. कुछ लोगों का वो कॉर्टिसोल पहले चढ़ना शुरू हो जाता है और वो कॉर्टिसोल उनको प्रोएक्टिव बना देता है. तो व्हेन यू हैव अ हाई कॉर्टिसोल इन द डे, यू हैव अनदर हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड द मेलाटोनिन. इट इज वेरी लेस इन द डे. रात के टाइम पे जब अंधेरा हो जाता है, जब रोशनी कम हो जाती है, जब क्यों मिलता है हमारी आंखों को, उस टाइम पे दैट कॉर्टिसोल स्टार्ट्स कमिंग डाउन. सनसेट के साथ योर कॉर्टिसोल स्टार्ट्स कमिंग डाउन एंड योर मेलाटोनिन स्टार्ट्स राइजिंग अप. दिस मेलाटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ गुड नाइट स्लीप. सो इफ यू लिव in your house or in your cubicle, your hostel, wherever you're living at night, blasting all the lights at night, तो आप भूल जाएं कि आपका मेलाटोनिन जो है वो इतना राइज भी कर पाएगा ताकि आप उसका कोई फ़ायदा उठा सके रात की नींद के हिसाब से. तो डे नाइट वेरिएशन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस वजह से डाली थी ताकि रात के टाइम के ऊपर वो कॉर्टिसोल ऑटोमेटिकली नीचे आए. जिस किस्म के स्ट्रेस के अंदर हमारी बॉडी पूरे दिन में रही है, नाइट टाइम के अंदर वो जो है अपने आप को रिपेयर करे. इट इज सपोज टू रिपेयर इटसेल्फ, इट्स सपोज टू डिटॉक्स इटसेल्फ. द लिवर नीड्स टू डू अ लॉट ऑफ वर्क and get rid of the the metabolites as well as the extra
nutrition that has been coming in, which it has been leaving out for a later time. ये लिवर का डिटॉक्स का टाइम होता है, जिस टाइम पे हम लोग जो हैं वो बैठे या गेमिंग कर रहे होते हैं, या हम लोग जो हैं वो अपनी माशूका से बात कर रहे होते हैं, या हम लोग जो हैं वो फजूलियात किसी न किसी किस्म की उसमें पड़े हुए होते हैं। वो जो एक आजकल स्वाइप सिंड्रोम आया हुआ है कि आप सारा दिन जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर गुजार देते हैं। दैट कॉजेज वंस अगेन दैट स्क्रीन टाइम, दैट लाइट keeps giving your brain that cue कि it's probably not night time yet, and your cortisol stays up and it does not go down, leading to a break in this variation, this sinusoidal variation, जो कि बहुत ज़रूरी है for our bodies to recover. अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान में सूरह कसस में फरमाते हैं, वमिर रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन नहारा लितस्कुनु फीही व लितबतगू मिन फदलिही व लअल्लकुम तशकुरून। आप अगर इसको समझें, इट इज़ आउट ऑफ हिज मर्सी दैट ही हैज़ पुट फॉर यू नाइट एंड डे दैट यू मे रेस्ट देयरिन। अल्लाह जी का कानून यहाँ पे बताया जा रहा है, दुनिया का नेचर का एक कानून है कि द डे इज़ for work, the night is for sleep. So anybody who is breaking this law of nature and who is not abiding by the other countless laws of nature, so they're going to have it. They're going to have a problem. Or this is, you against God, you against nature, laws of nature. I'm sorry, you will never win. अच्छा, इसमें अब एक लॉ है जिसकी हवाला दे के मैं आपको कह रहा था कि देयर इज़ अ गुड स्ट्रेस एंड देन देयर इज़ अ बैड स्ट्रेस। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना कि ये क्या है एग्जैक्टली। हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर जी परफॉर्मेंस है जो नीचे कम है और ऊपर ज़्यादा है। हमारे पास राइट साइड पे वाई एक्सिस के ऊपर इलनेस है, बीमारी है, जो कि ऊपर लो है और नीचे हाई है। और हमारे ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड तक लेवल ऑफ अराउजल है। लेफ्ट साइड के ऊपर लो अराउजल स्टेट है और राइट साइड के ऊपर जाके हाई एक्सट्रीम अराउजल स्टेट आपकी आ जाती है। अब इसको लेट दिस सिंक इन फॉर अ मोमेंट। सो as soon as you get up in the morning, you have a low arousal state. Your chances of having an illness is high and you have poor performance. आपका cortisol बढ़ना शुरू होता है। अब आहिस्ता आहिस्ता you make your way up on this graph to a level where you are at peak performance. Maximum performance आपकी यहाँ पे होती है, जहाँ पे एक certain level of arousal, certain level of stress that is needed to make you perform well and be illness free. अब इससे ज़्यादा किसी भी तरीके से, चाहे आपकी ये जो पिछले जो बिहेवियर्स वगैरह और इनकी आगे अभी हम कॉजेज़ भी देखेंगे, अगर वो उन कॉजेज़ में से कोई कॉज हम जो है वो ऐड किए चले जाएंगे तो ये ग्राफ आपका आहिस्ता आहिस्ता अराउजल आपकी आगे बढ़ना शुरू होगी, तो ये ग्राफ आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस को नीचे ले आएगा और आपके चांसेस ऑफ हैविंग एन इलनेस विल इंक्रीज। दिस इज कॉल्ड द यर्कीज-डॉडसन कर्व, द यर्कीज-डॉडसन लॉ। तो इस लॉ को हमेशा ज़हन के अंदर रखें व्हेन एवर यू आर ट्राइंग टू आउट परफॉर्म अदर्स, कि there is a certain level of cortisol and adrenaline that you need, but then they're overdoing this. Excess of anything is bad. ये वो वाली बात है। हमारा दीन भी हमें हमेशा मियाना रवि का तरीका इख्तियार करने को कहता है कि जी दरमियान का रास्ता इख्तियार करें। इस वजह से नेचुरल लॉज भी हमेशा दरमियानी रास्ता ही इख्तियार करने को कहेंगे आपको। सॉरी। So is it just emotional? Is this stress? Is this just emotional? पहले भी एक स्लाइड गुजरी है जिसमें हमने फिजिकल सिम्टम्स के बारे में बात की थी। तो डिफरेंट किस्म की जो हमारी इस टाइम पे रिसर्चेस हैं, दे आर वेरी क्लियर ऑन दिस, द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस नाउअडेज, जिसके अंदर आपकी ब्रेन, नर्व्स, हार्ट, स्टमक, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इनके ऊपर थोड़ा सा मोटा मोटा पीछे अभी हमने बात की थी। ये सारी की सारी चीज़ें इसी डिस्ट्रेस की वजह से अफेक्ट हो रही हैं। यू स्ट्रेस की वजह से नहीं अफेक्ट होंगी। डिस्ट्रेस, ओवरवेलमिंग स्टेट, हाई अराउजल स्टेट, हाई कॉर्टिसोल स्टेट, क्रॉनिक हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल की वजह से
ये जो हैं वो अफेक्ट होना शुरू होंगी. अब why is this happening? Emotionally speaking, you have become probably pessimistic. You're very negative about your approach in life. You have lack of control over your emotions, over what you need to do. You do not know how to say no. आप एक yes मैम या yes sir किस्म के बंदे हैं, बंदी हैं, और आपको कोई भी कहीं पे भी आपको स्टीयर करके ले जाता है. You do not have your own priorities straight. You have a certain set of fear in you at all times. You have some form of conflicts with your friends and family. You have some form of emotional social isolation which you're trying to cater to. अब ये सारी चीज़ें एक मर्तबा आपके जहन में हों, एक और कॉज जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस देती है, उसके लिए एक मैं आपको कंट्रोल वर्सेस कंसर्न का जो फॉर्मूला है वो आपको समझाना चाहूँगा. इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले एक हमारा अपना एक एरिया ऑफ कंट्रोल होता है. ये एक एरिया ऑफ आपका कंट्रोल है. वी विल कॉल दिस योर एरिया ऑफ कंट्रोल. ऑलराइट. अच्छा, अब एरिया ऑफ कंट्रोल के अंदर बहुत सारी वो बातें आ जाएंगी. फॉर इंस्टेंस, मैंने सो के उठना कब है, मैंने दांत कौन से ब्रश से ब्रश करने हैं, मैंने टूथपेस्ट कौन सी इस्तेमाल करनी है, मैं क्या कपड़े पहनूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, मैं खाना कितना खाऊं. थिंग्स विच आर अंडर योर डायरेक्ट कंट्रोल. मैं वो जो है उससे किस तरीके से बात करूं, मैं इस टेस्ट की तैयारी कब शुरू करूं, मैं कितना अपने आप को स्क्रीन टाइम दूं, सो ऑन सो फोर्थ. यू अंडरस्टैंड? तो दिस इज योर एरिया ऑफ कंट्रोल, द एरिया जहां पे आपकी कंप्लीट कंट्रोल है, आपको फुल कंट्रोल है अपने ऊपर. तो ये जो कंट्रोल है आपका, कैन एवरीबडी हियर मी? मुझे एक मैसेज आया है कि देयर इज नो वॉइस. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ऑलराइट, ऑलराइट, ओके, थैंक यू. अच्छा, the second thing which I would like to touch upon in this area is somewhat which is not very concerned to you, not under your control, I'd say. It is called the area of concern. अब इस एरिया ऑफ कंसर्न के अंदर क्या चीज आती है? आपका बाहर जनाब मौसम कैसा है? इमरान खान साहब ने जो है वो कल क्या बयान दिया है, परसों क्या दिया है, काकड़ क्या कर रहे हैं, हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, बाहर जलजला आ गया है, खुदा ना खास्ता बारिश हो रही है, सो ऑन सो फॉर. ये दीज आर द एरियाज ऑफ कंसर्न जिसके ऊपर यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर. You, whoever is in distress, is going to be operating in this area. आपका सारा का सारा परेशानी, आपकी सारी की सारी जो कंसंट्रेशन और फोकस है, दैट इज ऑन दिस एरिया ऑफ कंसर्न, नॉट द एरिया ऑफ कंट्रोल. दिस एरिया ऑफ कंसर्न इज गोइंग टू बी योर फोकस. हालांकि आपका एक्चुअल फोकस जो है दैट शुड बी योर एरिया ऑफ कंट्रोल एंड नॉट योर एरिया ऑफ कंसर्न. समझ रहे हैं? समझ आ रही है ये बात? मेंटली स्पीकिंग, इफ यू आर अ बिग प्रोक्रेस्टिनेटर, अभी हमने पहले भी बात की व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन. एनीबडी जो कि आपको आखिरी वक्त तक जिसने ये सारी चीज़ें छोड़ी भी होती हैं, काम सारे छोड़े हुए होते हैं. हमारी एक मायर्स बिग्स पर्सनालिटी टाइप इंडिकेटर है, उसके अंदर हम उनको परसीविंग टाइप कहते हैं, पी टाइप कहते हैं, MBTI टाइप्स. आप उसको यू कैन सर्च दैट ऑनलाइन. आप अपनी MBTI टाइप निकाल सकते हैं, उसमें से उसका एक सर्वे होता है, वो देना होता है, तो आपको पता चल जाता है. सो नॉनदलेस प्रोक्रेस्टिनेटर्स जो हैं वो देर वेरी हाईली ससेप्टेबल टू स्ट्रेस. पीपल हु लव मल्टीटास्किंग, इसमें मेल फीमेल जेंडर के अंदर उनके देर समवट डिफरेंटली वायर्ड. विमेन आर स्टिल गुड एट मल्टीटास्किंग एज कम्पेयर टू मैन. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप आउट परफॉर्म करें, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो, यू विल हैव टू फोकस. यू कैन नॉट मल्टीटास्क.
आप में से जो भी मल्टीटास्किंग करते हैं, मल्टीटास्किंग के ऊपर बेतहाशा रिसर्चेस मौजूद हैं ऑनलाइन, आप जाके गूगल स्कॉलर के ऊपर रिसर्च करना शुरू करें कि मल्टीटास्किंग वर्सेस फोकस लर्निंग, इसके ऊपर जो है वो आपको क्या, आपको एनालिसिस, मेटा एनालिसिस भी मौजूद है इस पर कि मल्टीटास्किंग से एक्चुअली आपकी प्रोडक्टिविटी नीचे आती है। आप समझते हैं कि आप जो है वो एक वक्त में 15 काम कर रहे हैं और आप बहुत अच्छा चल रहे हैं, लेकिन दैट इज नॉट सो व्हेन इट कम्स ऑन पेपर, व्हेन यू आर एक्चुअली टेस्टेड अगेंस्ट टाइम एंड प्रोडक्टिविटी। तो multitaskers, anybody who has deficient understanding and knowledge of the stressor which they're having. So अपने आप को पढ़ना बहुत जरूरी है कि आप किस कैफियत में से गुजर रहे हैं और क्यों गुजर रहे हैं। Why? That big question mark in your head, that should light up every time you start feeling something कि यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये क्या है, ये क्यों है, ये ऐसे कैसे, क्यों ऐसे महसूस मैं कर रहा हूँ। तो फिर ये आपको स्ट्रेसर आइडेंटिफाई पहले होगा। इफ यू हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम, आपने आधे प्रॉब्लम को तो इसी तरह सॉल्व कर लिया। तो आधे से ज़्यादा लोग जो हमारे पास आते हैं असिस्टेंस लेने के लिए, एडवाइस लेने के लिए, उनको एक्चुअली प्रॉब्लम का ही नहीं पता होता कि वो प्रॉब्लम लाई किधर कर रहा है, वो स्ट्रेसर है क्या एग्जैक्टली। तो उसकी वजह से जो है वो दैट कैन बी अ वेरी बिग कॉज ऑफ योर स्ट्रेस। कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स, आप बाहर से कुछ हैं, अंदर से कुछ हैं, आपकी तरबियत कुछ हुई हुई है, बाहर से पीयर प्रेशर आपको कुछ और बनने को कह रहा है। बहुत सारे लोग, मैं खुद इस चीज़ में से एक आइडेंटिटी, इसको आइडेंटिटी क्राइसिस भी कहते हैं, इसमें से लोग बहुत सारे गुजरते हैं, खासतौर पर टीन एज प्यूबर्टी इसी वजह से सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। कॉलेज लाइफ इस वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि यू आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट आइडेंटिटी हु यू एक्चुअली आर। तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे बिलीव्स होते हैं जिनको आपको वे करना पड़ता है। आप में से काफ़ी सारी हिजाबी निकाबी ख़वातीन होंगी जो कि बाय द एंड ऑफ फाइनल ईयर उनके हिजाब निकाब उतर चुके हुए होते हैं, only because they had an identity crisis. They weren't actually who they thought they were, या who they were portraying themselves to be। और वो वक्त के साथ वो चीज़ क्लियर होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, लड़के होते हैं जो कि क्लीन शेव आते हैं, बाहर निकलते निकलते उनकी दाढ़ियाँ होती हैं। तो बहुत सारी चेंजेस आप लोग देखते हैं ड्यूरिंग दैट स्पेसिफिक कॉलेज लाइफ, दैट टाइम पीरियड, जिसके अंदर बहुत सारी आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह आपको नजर आते हैं। तो दिस कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ आपका इनसाइड और आउटसाइड अगर डिफरेंट है तो that takes up a lot of your energy and it causes you a lot of distress. Any form of noise, overcrowding, overcluttering of the space is going to cause you a lot of stress. And then finally, lack of control mentally as well as emotionally. If you have that lack of control in you, that is going to cause a lot of distress. अच्छा, इसमें अब मेंटल इमोशनल लेवल के ऊपर अगर ये सारी कैफियत या इसमें से एक या दो भी कैफियत आपकी है ऐसी, तो आपके अंदर केमिकली क्या चेंज आ रही है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। देयर आर 4 हार्मोन्स जो आपने मेडिकल लाइफ के अंदर पढ़ लिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको उन हार्मोन्स का थोड़ा सा डिफरेंट रूप दिखाना चाहूँगा फ्रॉम अ बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। मैंने भी KLM, गाइटन, इनके अंदर फिजियोलॉजी की किताबें और हमारी जो न्यूरो एनाटमी, न्यूरो साइंसेस की किताबें थी उनके अंदर इसके ऊपर पढ़ा था। लेकिन मज़े की बात है कि ह्यूमन बिहेवियर जब आप पढ़ते हैं, वो जो छोटी सी किताब मोहद्दत राना की है, वो दैट शुड हैव बीन बिग, ग्रेज एनाटमी जितनी बड़ी किताब उसको होना चाहिए था और हमें सबसे पहले वो पढ़ानी चाहिए थी। उसके बाद हमें जो है वो मेडिकल साइंस और ये MBBS कराना चाहिए था, क्योंकि अगर हम ह्यूमन बिहेवियर को ही नहीं समझेंगे तो हम तकरीबन 50% आपकी हेल्थ जो है उसको ही नहीं समझ पा रहे। कंप्लीटली वी लॉस्ट इट। तो डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन, these 4 hormones, our institution loves to call it dose. You lack dose. आपके अंदर डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन की कमी है। अलग अलग आपने पढ़ा हुआ होगा कि जी डोपामीन की कमी जो है वो आपको पार्किंसनिज्म की तरफ ले जाती है। ऑक्सीटोसिन, अच्छा ऑक्सीटोसिन तो हमने सकलिंग रिफ्लेक्स के साथ पढ़ा था और हमने डिलीवरी के टाइम पे पढ़ा था। ऑक्सीटोसिन के इधर क्या काम है? सेरोटोनिन, हाँ पढ़ा हुआ है हमने, SSRIs, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। अच्छा हाँ ठीक है, उसका मतलब है कि सेरोटोनिन जो है वो ब्रेन में कम हो जाता है। ओके, एंडोर्फिन्स, हाउ आर एंडोर्फिन्स लिंक्ड ओवर हियर? तो मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो आगे जाके समझाऊंगा कि ये डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन केमिकली बहुत बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर आप अपने अंदर पूरी करें तो यू विल सी मिरेकल्स इन योर बीइंग एंड इन योर लाइफ। यू वुड सी कि आपकी ज़िंदगी जो है वो 180 डिग्री पलट गई हुई है। स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर फाइनली
होलिस्टिक हेल्थ के अंदर हमेशा हम 4 एरियाज़ को कवर करते होते हैं. योर फिजिकल हेल्थ, your mental emotional well-being, they go hand in hand. And then the fourth one, and the actually which is supposed to be the first one, लेकिन चूंकि हमारी दुनिया इस तरीके से वायर्ड है और हमें मेडिकल साइंस और एलोपैथिक मेडिसिन इस तरीके से पढ़ाई भी है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे इंस्टीट्यूशन को भी इस चीज़ पे आखिर में आना पड़ता है ताकि बाकी सारी चीज़ें आप कनेक्ट करते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे, सो दैट यू कैन कनेक्ट द डॉट्स. If you have lack of faith, if you are a micro person, if you have a very micro narrow vision, a micro perspective of life, you are going to have a lot of stress, distress in your life. तो ये दो चीज़ें spiritually अगर आपके अंदर मौजूद हैं तो this is going to cause you that stress. So I hope everybody has वन और टू स्ट्रेसेस एट लीस्ट. ये अभी तक जितनी हमने स्लाइड्स गुजारी हैं उसके अंदर जिसके ऊपर उनका सर थोड़ा सा ऐसे हिला होगा कि हाँ यार लगता है कि इस तरह की कोई चीज़ मेरे अंदर मौजूद है. ठीक है जनाब. अच्छा, हाउ आर वी नाउ सपोज टू हैंडल दिस? आई पर्सनली फील कि इसका सबसे आसान हल जो है वो एक स्ट्रेस रिडक्शन किट आपको मिलती है. एक मैट सा होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है बैंग हेड हेयर. मज़े की बात है, मुझे मेडिकल कॉलेज में मेरे बहुत अच्छे एक दोस्त ने ये दिया था, जिसकी वजह से मुझे ये याद थी कि ये एक स्ट्रेस रिडक्शन किट आती होती है. इसको आप दीवार पे लगाएं, टेबल पे लगाएं, कहीं पे लगाएं और वहाँ पे जो है ना वो अपना सर मारें. तो एक तरीका तो ये, अगर तो ये आपके लिए काम कर जाता है तो आप यहाँ पे जो है वो बंद कर दें, इससे आगे आपको सुनने की ज़रूरत ही नहीं है. लेकिन if you want a less aggressive and gruesome way of understanding how to handle stress, तो हम आगे चलते हैं. स्ट्रेस के जनाब 3 मेजर तरीके होते हैं जिससे आप जो है वो उसको कोप करते हैं. आपके लिए कोई भी अलार्मिंग सिचुएशन होती है, आपके लिए किसी भी किस्म की कोई चेंज की कोई तलब आती है बाहर से, आपकी बॉडी के ऊपर कोई प्रेशर आता है, तो ईदर यू हैव अ फाइट रिस्पॉन्स. दिस फाइट रिस्पॉन्स, ये वाला आप पाथवे लेते हैं जिसमें आपका कोई स्ट्रेसर आया, यू फाइट दैट स्ट्रेसर ऑफ एंड यू मूव ऑन एंड यू कम बैक टू योर नॉर्मल सेल्फ. और यू हैव अ फ्लाइट रिस्पॉन्स, नॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, लेकिन दिस समवट हेल्प्स यू फॉर द टाइम बीइंग, जिसमें आप पतली गली से निकल के भाग जाते हैं उस जगह से. सीआर जब सामने खड़ा हुआ जो है वो एग्जाम आगे करा रहा होता है तो पीछे क्लास किसी वजह से सारी नहीं खड़ी रहती. वो इसी वजह से है क्योंकि वो बाकी सारी क्लास जो है वो फ्लाइट रिस्पॉन्स ले जाती है और क्लास रिप्रेजेंटेटिव बेचारा जो है वो फाइट रिस्पॉन्स के ऊपर आपके खड़ा हुआ होता है, और जब वो पीछे मुड़ के ऐसे देखता है तो पता चलता है सारी क्लास गायब है. तो यहाँ पे अगर क्लास रेप्स बैठे हुए हैं तो उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव बीन अ क्लास रेप फॉर 2.5 years, जिसके बाद मैंने जो है वो किसी और को ये फॉरवर्ड कर दी थी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो देन ये 2 रिस्पॉन्सेज फिर कुछ हद तक जो है वो आपकी ज़िंदगी में आप चला सकते हैं, लेकिन दिस थर्ड रिस्पॉन्स, आई एम सॉरी, दिस इज गोइंग टू किल यू इवेंचुअली, एंड दिस इज द फ्रीज रिस्पॉन्स. ये फ्रीज रिस्पॉन्स अगर आप, जिसके अंदर यू फ्रीज, यूर फ्रोजन, आपकी जिंदगी साकन हो गई हुई है, आप हिल ही नहीं रहे, आपके दिमाग के अंदर बस वो खिचड़ी पकी चली जा रही है, लेकिन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट. उसकी वजह से इवेंचुअली होगा क्या, यू आर गोइंग टू बर्न आउट. आप वो यर्कीज डॉटसन लॉ वो वाली कर्व याद करें, उस कर्व के अंदर आप बिल्कुल एंड में चले जाएंगे, और उस एंड में जाने की वजह से यू आर गोइंग टू बर्न आउट एंड यू विल बिकम डिप्रेस्ड, एंड दैट इज इवेंचुअली गोइंग टू किल यू. समझ गए? सो दिस इज द एरिया वेयर यू आर गोइंग टू बी हैविंग योर बर्न आउट. अब आजकल के ज़माने के अंदर जो क्विक फिक्स है, जो लोग थेरेपी जो मांगते हैं, और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो फिर जेनेक्स, लग्जोट्रनिल, किसी किस्म के बेंजोडाइज़ेपिन, एंटीसाइकोटिक, एंग्जियोलिटिक, स्लीपिंग पिल, जो आप मर्जी इसको क्या लें, आप वो चीज़ वो लेना शुरू कर देते हैं, और उनको इसी चीज़ का होता है कि जी चले इस तरीके से कम से कम, यार नहीं, मैं आई डू नॉट वांट टू एड्रेस द रूट कॉज, आई जस्ट वांट टू एलिविएट द सिम्टम्स. So this will alleviate your symptoms for a time being and make you functional. लेकिन after a while
you are again going to fall into the distress area and you're eventually going to burn out. How long can you take those medicines? Those medicines are going to have a toll on you, and obviously those medicines cannot give you a good feedback mechanism which your brain can, which the dopamine, oxytocin, serotonin and endorphin, these four hormones can. लेकिन ये तो चीज़ आप बाहर से अगर ले रहे हैं तो आप तो इसको माइक्रो लीटर के लेवल के ऊपर इसका फीडबैक मैकेनिज्म तो नहीं बना सकते हम। आजकल डायबिटीज़ का, इंसुलिन का नहीं इतनी मुश्किल से अभी तक बना सके इतना अच्छा मैकेनिज्म जिसमें हम जो है नैनो लीटर के लेवल तक जाके जो है वो इन्फ्यूजन दे सके। तो ये लेक्सोटन ज़ेनेक्स, ये तो वही है ना कि मक्खी भी बजूका से मरेगी, हाथी भी बजूका से मरेगा। अब उसमें बेचारी मक्खी जो है उसका तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो हु नोज़ कि आपके लिए जो है वो आया कि ये दवाइयाँ हैं भी कि नहीं। तो दैट इज़ नॉट द राइट वे टू गो। सो स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली नेचर के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं विच आर नेचुरल एंग्जियोलिटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स एंड मूड एलिवेटर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग मूड एलिवेटर्स। लेकिन इसके अंदर आपको थोड़ी सी तगो दो, थोड़ी सी जिद्दोजहद, थोड़ी सी अपनी जो है ना वो एफर्ट आपको डालनी पड़ती है। क्यों, मैं क्यों कह रहा हूँ ये? अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह जासिया में फरमाते हैं, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअन मिन्हु इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। ही हैज़ सब्जेक्टेड ऑल दैट इज़ इन द हेवंस एंड द अर्थ फॉर योर बेनिफिट एज अ गिफ्ट फ्रॉम हिम। हम हैं खलीफतुल्लाह फिल अर्द, हमें अल्लाह ने डेप्यूटी बना के भेजा है इस दीन को आगे चलाने के लिए। नबूवत का तो दरवाज़ा बंद है, नबी तो कोई नहीं आना अब। तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तबलीगी जमात पे तो नहीं है, आप पे और मेरे पे भी है। तो इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए अल्लाह ने ये चीज़ें हमें एज ए गिफ्ट दी है ताकि हम इनको इस्तेमाल करें। देयर ट्रूली आर साइंस इन दिस फॉर दोज हु रिफ्लेक्ट। आप जब तक एक कुरान को बैठ के फ़िक्र के साथ और तफक्कुर के साथ और तदब्बुर के साथ आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ आएगी कि कुरान आपको क्या कहना चाह रहा है। ये वाहिद ऐसी किताब है जो कि आपको पढ़ती है, आप इसको नहीं पढ़ते। तो आपका जो भी स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल लेवल होगा, कुरान उस हिसाब से आपको वो मानी दिखाएगा, वो इन्फ्रेंस दिखाएगा। तफासीर इसी वजह से तो ढेर लिखी हैं और इतने लोगों ने लिखी है। एक तफसीर पे हम जो है वो क्यों नहीं बैठ जाते होते, वो इसी वजह से। अब इवन ट्रांसलेशंस भी हर बंदा फ़र्क कर रहा होता है, तो ट्रांसलेशंस के बारे में भी ख़ास ख्याल रखिएगा कि ट्रांसलेशंस भी आजकल जो है वो बहुत फ़र्क आ रही है। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये गिफ्ट क्या दिया है एग्जैक्टली, मैं इसके अंदर, हमारे पास चूँकि टाइम शॉर्ट है इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको अल्लाह के वो करिश्मे और क्यों हमें ये लॉज ऑफ नेचर को फॉलो करना चाहिए उसके पीछे मैं आपको एक मेजर वजह बताता हूँ। आप लोगों ने स्लीप वेव्स, उनके पैटर्न्स, स्लीपिंग पैटर्न्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्लीप्स, उनके ऊपर आपने जो है वो पढ़ा हुआ होगा। फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर ये पढ़ा दिया जाता है, आई रिमेंबर। उसके अंदर एक अल्फा वेव होती है, आपकी जो स्लीप वेव फ्रीक्वेंसी है, आपके ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी है। डेल्टा डीप स्लीप है, बीटा है, अल्फा है। तो इसमें जो अल्फा वेव फ्रीक्वेंसी है वो 8 हर्ट्ज से 13 हर्ट्ज के दरमियान में होती है। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी अगर तो ये 8 हर्ट्ज 13 हर्ट्ज बहुत ज़्यादा एरिया मैंने बताया हुआ है, लेकिन मुख्तलिफ़ किताबें मुख्तलिफ़ कहती हैं, इस वजह से मैंने इतना बड़ा जो है वो मार्जिन दिया हुआ है सारों को। तो मेडिटेटिव और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की जो स्टेट है वो भी 8 हर्ट्ज से 13 हर्ट्ज है। अगर तो आप पीक लेवल के ऊपर फंक्शन कर रहे हैं तो फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे इर्द गिर्द सारा 60 हर्ट्ज है, एक्सेसिव अराउजल की स्टेट है। हमारी सारी लाइट 60 हर्ट्ज के ऊपर काम करती हैं, हमारी सारी की सारी मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सारी 60-50 हर्ट्ज पे काम कर रही हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली हम रेजोनेट करना शुरू कर देते हैं 60 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज के ऊपर, एंड वी आर नॉट एग्जैक्टली वर्किंग ऑन 8 हर्ट्ज और 13 हर्ट्ज। अगर आप अर्थ की रोटेशन के बारे में पढ़े तो देर इज अ सर्टेन थिंग कॉल्ड द शूमैन रेजोनेंस। You can write it down, you can research on it. आप do not take my words for granted. Nothing should be taken for granted in life. मेरे words खास तौर पे, इस वजह से आप जाके इसके ऊपर तहकीक करें और आपका अपना जहन इसको माने तो आप माने, अदरवाइज आप मेरी बात को रद्द कर दीजिएगा।
Schumann resonance approximately 8 hertz है, to be very exact 7.83 hertz है अगर इंटरफेरेंस ना हो। तो अगर एक इंसान नेचर के अंदर बैठा हुआ है, अर्थ की फ्रीक्वेंसी के साथ इवेंचुअली वो रेजोनेट करना शुरू कर देगा एंड ही विल कम टू रेजोनेटिंग एट 8 hertz। जो लोग किताबें लिखते हैं, जिनके आहा मोमेंट्स होते हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो लोग आपको ये दिखाते हैं कि उन लोगों के बारे में आपको ये पता चलता है कि जो लाइट बल्ब मोमेंट्स हैं वो हमेशा नेचर के अंदर ही उन लोगों को आते हैं। किताब लिखने वाले कॉटेजेस में जाके रहना शुरू कर देते हैं, पहाड़ियों में चढ़ जाते हैं, नेचर के अंदर निकल जाते हैं, दे टेक अ सबैटिकल। व्हाई डू पीपल टेक अ सबैटिकल? दैट इज बिकॉज दे नीड टू हील देमसेल्व्स। दे हैव नॉट गिवन देयर सेल्फ टाइम टू हील। तो वो हीलिंग के लिए उनको टाइम चाहिए और वो नेचर में बेस्ट है। अगर आप नेचर के अंदर घुस के अपने आप को हील करना शुरू करें और नेचर के अंदर बैठ के अगर आप पढ़ाई करने की कोशिश करें, नेचर के अंदर बैठ के अगर आप याद करने की कुछ कोशिश करें, आपको यूं याद होंगी चीजें। अगर आप नेचर में नहीं जा सकते, आप फ्लैट में रह रहे हैं, आप घर के अंदर इंडोर पौधे ले आए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसको इसी तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको इसके जो हैं वो बहुत तेज़ी से इफेक्ट्स नज़र आना शुरू होंगे अपनी वजूद के अंदर भी। सो लाइफस्टाइल के अंदर नेचर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आजकल जो है वो उनको कमर्शलाइज भी किया जा रहा है। वी हैव द साउंड थेरेपी, द वाटर थेरेपी, द मड थेरेपी, न्यूट्रिशन है, डोज की एडजस्टमेंट, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, इसकी एडजस्टमेंट है, बीइंग प्रोएक्टिव उसके ऊपर है ये, और मेडिटेशन, एरिया ऑफ कंट्रोल पे ज़्यादा काम किया जाए, एरिया ऑफ कंसर्न पे कम किया जाए, स्पिरिचुअलिटी इसके पीछे क्या है, इसके ऊपर एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो लाइफस्टाइल के अंदर जो है मड थेरेपी, इससे क्या आपको फ़ायदा होगा? आप अगर सिर्फ मिट्टी के साथ भी खेल लें, इंसान मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा हीलिंग है। किसी वजह से मिट्टी को तयम्मुम के लिए भी रखा गया था। वो मिट्टी पाक होती है, हमें वो गलत पढ़ाया गया हुआ है कि जी मिट्टी गंदी होती है। So it relaxes your muscles, improves blood circulation, maintains metabolism, rendering positive impact on digestion. It is useful in conditions of inflammation, swelling, and it relieves pain. It is a good hair conditioner and is good for your skin as well. And it is useful in the condition of stiff joints. Stiff joints के हवाले से water therapy is a great form of therapy as well because it relieves a lot of joint pains. हम orthopedics के अंदर water therapy लोगों को prescribe भी करते हैं जिनके knee joints जो हैं वो wear out कर रहे होते हैं, generalized body aches pains जिनको होते हैं. Water is a very good healer. Once again, our body is made of 70% water. So keep that in mind. Anything that our body is made of, अगर हम उसके साथ किसी न किसी तरीके से घुलने मिलने की कोशिश करते हैं, वो इस तरीके से आपको जो है वो हील करना शुरू करता है. सो इट इम्प्रूव सर्कुलेशन, balances hormones, their concentration, and it gives you a good form of exercise if you're a good swimmer. Sound therapy has been proven. इसके अंदर if I'm remembering it correctly, 432 hertz की जो frequency है, 432 hertz की जो frequency है, that is called the healing frequency. Once again, unfortunately, हमारे आजकल के जो गाने हैं सारे के सारे वो 440 हर्ट्ज के ऊपर जो है बनाए जाते हैं, which is deleterious to our ears as well as our being. So if you want to listen to soothing music, I would suggest you listen to symphonies, Beethoven, Mozart. पुरानी वक्तों की जो हैं वो अगर आप म्यूजिक या गाने अगर सुनेंगे तो उसके अंदर आपको 432 हर्ट्स मिलेंगे. मेरी एक हीलिंग बीनीथ द रिदम के नाम से एक पूरा का पूरा प्रोग्राम हमने किया था साउंड थेरेपी के ऊपर. मुख्तसर सी बात इसमें यह है कि उस साउंड थेरेपी में वी सॉ दैट अ लॉट ऑफ नेचर साउंड्स are very close to 432 hertz or it is in the octaves of 432 hertz जिस पे वो resonate करती हैं. तो 432 hertz becomes गोल्डन रूल के उसके इर्द गिर्द जो है वो आपने फिरना है इफ़ यू वांट हीलिंग साउंड. तो नेचर के सारे साउंड्स, चाहे वो वाटरफॉल का साउंड है, रेन का साउंड है, चिड़ियों के गुनगुनाने का साउंड है,
या वो कुरान की तिलावत का साउंड है, दैट इज ऑल्सो 432 हर्ट्ज। आप बेशक जाके उसको चेक करना शुरू कर दें। मैंने हीलिंग बीनीथ द रिदम के प्रोग्राम के अंदर सूरह कहफ अब्दुल बासित अब्दुल समद के नाम के कारी हैं, इजिप्शियन कारी हैं, इज कंसिडर्ड टू बी अ लेजेंड इन किरात। उन्होंने सूरह कहफ जो पढ़ी हुई थी उसके ऊपर मैंने उनको बाकायदा इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एनालिसिस करके दिखाया था कि इट वाज ईदर इन द रेंज ऑफ 432 हर्ट्ज और इट वाज इन द रेंज ऑफ ऑक्टेव्स ऑफ दैट हीलिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये अल्लाह के करिश्मे करिश्मे हैं, करामात हैं जो कि हमारे ऊपर हैं, लेकिन वही है कि वो देखने वाले, सुनने वाले, अकल रखने वालों को ही ये चीज़ें नज़र आएंगी। न्यूट्रिशन के अंदर व्हाट यू शुड हैव, warm beverages would help you. Dark chocolate 90-85% onwards जो dark chocolate है that can do wonders for you. So I know all the females over there, they're very happy to hear this कि oh अच्छा चलो शुक्र है, चॉकलेट तो हम कम से कम खा सकते हैं ना ढेर सारी। प्लीज माइंड यू, डेयरी मिल्क नहीं चलेगी, डार्क चॉकलेट गो फॉर। आपको अगर सस्ती डार्क चॉकलेट चाहिए तो आप बेकिंग चॉकलेट उठाना शुरू कर दें, इतने बड़े बड़े उसके वो आते हैं, आप उनको मेल्ट करें, मेल्ट करके उनको सिलिकॉन के मोल्ड्स के अंदर बना के आप छोटी छोटी चॉकलेट्स उसकी बना लें। डू दिस, मतलब पुट सम एफर्ट इनटू इट यार। डार्क चॉकलेट जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगी। गेट योरसेल्फ डार्क चॉकलेट। Whole grain carbohydrates are going to help you. Refined form of carbohydrates and refined form of sugars are never going to help. They're going to increase your anxiety level because they're going to increase your arousal. Bananas, fatty fish, water, milk, vitamin D. Vitamin D बहुत बड़ी एक चीज है। आप में से 99% लोग, मैं सुनहरे हरूफ में ये लिख के दे देता हूँ कि 99% लोग जो हैं वो आपके deficient है of vitamin D. You need a lot of vitamin D3 and please sunbathing के concept के ऊपर मिलेंगे and please do not go for that 30 का मार्क जो कि हमारी labs reference ranges देती हैं। वो Caucasians के लिए reference range दी हुई है, वो हमारी ethnicity के लिए तो नहीं हुई भी, रिसर्च नहीं हुई भी। मैं ऑर्थोपेडिक्स के अंदर था, हमने विटामिन डी के ऊपर 700 से ऊपर मरीजों के ऊपर जो है वो एक स्टडी की थी और उस स्टडी के अंदर जो है वो बड़ा क्लियर कट था कि 70 के मार्क को हम क्रॉस करते हैं तो विटामिन डी जो है वो आपके मूड को भी एलिवेट करती है, विटामिन डी आपके जॉइंट एक्स और पेन्स को भी रिलीव करती है, विटामिन डी जो है वो आपके जो ट्रिवियल ट्रॉमा की वजह से स्ट्रेन्स हो जाते हैं उनको भी रिलीव करती है। लेकिन यू नीड टू गो अबव 70। और एक रिसर्च ये भी कहती है कि आपके जो रिस्क फैक्टर्स हैं ओल्ड एज के वो मिनिमाइज होके निल हो जाते हैं इफ योर विटामिन डी कॉन्स्टेंटली रिमेन्स अबव 90। इट हवर्स बिटवीन 90 एंड 100। तो अल्लाह ही मालिक है, हम पता नहीं किस वक्त ये रिसर्चेस करेंगे और किस वक्त हमारी रिसर्चेस पब्लिश होंगी और किस वक्त जो है वो ये हमारी लैब्स इनको उठाना शुरू करेंगी और किस वक्त हम गोरे को ही ब्लाइंडली फॉलो करते रहेंगे, कब ये चीज़ ख़त्म होगी। ऑरेंजेस, विटामिन सी रिच फ्रूट्स, देर गोइंग टू हेल्प यू आउट। एवोकाडोज एंड नट्स, ये जो डोज है ना, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये आपको ड्राई फ्रूट और नट्स से जो है वो बहुत अच्छा इसका एक मिकदार मिल जाती होती है। सो ऑलवेज हैव सम फॉर्म ऑफ नट्स मिक्स टुगेदर। उसके अंदर पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट, चलगोज़े तो आजकल सोने के भाव बिकते हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा सा वो डाल सके तो वट एवर नट्स आर रेडीली अवेलेबल फॉर यू विच यू कैन अफोर्ड, you should have a semi grinded form of those nuts in a jar in front of you at all times. आपकी जेबें जो हैं वो उनसे भरी हुई होनी चाहिए। एग्जाम टाइम के अंदर तो खास तौर पे you should be having those nuts. And mind you, हमने फैट फ्री फॉरएवर का एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया हुआ है फॉर ऑल दोज पीपल जो कि ओह आ गया ना, मोटे हो जाओ नहीं होते आप मोटे। फैट फ्री फॉरएवर प्रोग्राम की मैं इसी वजह से बात कर रहा हूँ कि जो आपके जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो आपको मोटा नहीं करते। आपकी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कस्टम्ड है इन बर्निंग दो सैचुरेटेड फैट्स। इट इज द अनसैचुरेटेड फैट्स, इट इज द vegetable oils, it is those polyunsaturated fatty acids which are going to cause you problem, not the long chain fats, not the saturated animal fat, not the फैट्स जो कि इन नट्स के अंदर है। इस वजह से आप ये नट्स इजीली ले सकते हैं, मोटा नहीं होंगे आप इंशाल्लाह।
So, what you should not have are the excess sugars, refined carbohydrates. You should not have less water. You're supposed to have a bottle like this. इस तरह की अगर बोतल आप अपने साथ हर टाइम पे नहीं रखेंगे, आपको कोई ख्याल नहीं रहेगा कि आपने कब पानी पिया, कितना पानी पिया. दिस इज अ वेरी गुड गेज. एंड योर सेकंड गेज इज योर यूरिन्स कलर. मत जाएं इस चक्कर के अंदर कि जब तक मेरा स्किन टर्गर नहीं बढ़ता उस वक्त तक मैं डिहाइड्रेटेड नहीं हूं. तो हर हाल के अंदर यू आर सपोज टू हैव अ बॉटल. हाँ जी, फ्री मिल सकती है आपको बॉटल अगर आपने एक मरतबा नेस्ले की प्लास्टिक की बोतल ले ली भी है. अदरवाइज मेरी जान, नथिंग इन लाइफ कम्स फॉर फ्री. यू हैव टू पे फॉर इट वन वे और द अदर. दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. जो मुफ्ता आप खा रहे हैं ना, वो मुफ्ता एक्चुअली अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहीं और से पूरा कर रहा है. मैं जनाब एक फ्री बिरयानी खा के निकला हूं, आगे जाके जनाब मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया. तो मतलब टिट फॉर टैट, कहीं ना कहीं से वो खर्चा आपका पूरा हो रहा है, आपको नहीं नजर आ रहा. सो नथिंग इन लाइफ विल एवर बी फॉर फ्री. एंड डू नॉट टेक फ्री लंचेस प्लीज. दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू वन वे और द अदर. एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक. तो निकोटीन, कैफीन, ये चीजें अगर आप ज्यादा ले रहे हैं, वंस अगेन आपका अराउजल ज्यादा होगा. अल्कोहल अगर आप लेंगे तो दैट इज गोइंग टू हैव डिलीटेरियस इफेक्ट्स एज वेल. डोज की एडजस्टमेंट के ऊपर अगर हम बात करें, माजरत चाहता हूँ, थोड़ा सा हम ओवर टाइम जा रहे हैं, लेकिन मैं इसको कवर करना चाहूँगा अगर आप लोग मुझे इजाज़त दें तो. गेटिंग इनफ डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन. अब आप ये किस तरीके से कर सकते हैं? पहले मैं आपको ये बता दूं कि नहीं जी, मैथ इज नॉट गुड. यू शुड स्टिक टू द नेचुरल सोर्सेज ऑफ डोपामिन, ऑक्सीटोसिन एंड सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन. मैं आपको बताने लगा हूं कि ये आपको किस तरीके से आप ये ले सकते हैं. फर्स्टली, व्हाट इज दैट डोपामिन डूइंग? इट इज क्रिएटिंग फीलिंग्स ऑफ प्लेजर एंड रिवॉर्ड. It can be achieved by making a small daily task list, going through it over the day. एक दो task से start करें, लेकिन that sense of achievement which you're going to feel after you've gone through that little task list of yours, so it is going to give you a very good, a very pleasured feeling. Well, that is that dopamine kicking in. If you're planning to achieve an objective and challenge every day, कोई ना कोई life में एक आध छोटा मोटा कोई challenge रोजाना का आप उठाएं, exercise regularly, that is going to give a good dose of dopamine. Cycling gives a lot of dopamine. Parkinsonism के ऊपर cycling पे जो है वो even researches मौजूद हैं कि cycling is a form of treatment for Parkinsonism. That is because cycling gives a good shot of dopamine in your system. Walk in the park, eating probiotics, having enough sleep at night before midnight बहुत ज़रूरी है. आफ्टर मिडनाइट का आपको कोई इतना ख़ास जो है वो फ़ायदा नहीं होगा. स्ट्रेस रिलैक्सेशन की एक्सरसाइजेज अगर आप कर रहे हैं, विल गेट टू दैट इन अ बिट. कटिंग डाउन ऑन प्रोसेस्ड शुगर्स एंड मेडिटेशन, ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू इंक्रीज योर डोपामिन. ऑक्सीटोसिन, इट इज एक्चुअली कॉल्ड द लव हार्मोन. आपको बहुत छोटे से डब्बे के अंदर बिठा के जो है वो ऑक्सीटोसिन के बारे में पढ़ाया गया है. दिस इज अ लव हार्मोन. इफ you touch yourself, if you touch anybody, if you have that sense of touch on you, that will release oxytocin. physical touch से जो है वो ये oxytocin release होगा. getting or giving a massage, one of the best ways of having that oxytocin. probably इस वजह से आप नाई के पास मालिश करवा के इतना अच्छा फील करेंगे, या ऐसे भी महसूस स्पा के अंदर जाके जब आप मसाज करवाते हैं तो दैट इज़ वाई यू फील बेटर. दैट इज़ बिकॉज यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ ऑक्सीटोसिन इन योर सिस्टम. हगिंग विल गिव यू अ लॉट ऑफ ऑक्सीटोसिन. cuddling will give you a lot of oxytocin. Sexual intimacy for all those who are either married or sexually active. Petting an animal is going to give you oxytocin. So all of those who have a pet animal, you start petting your animal during your exam season, you're going to have a lot of oxytocin in you. Cooking is going to give you a lot of oxytocin. Meditation is going to give you oxytocin, and telling someone how much you care about them is going to give you a lot of oxytocin. And doing something nice for anybody, for somebody, is going to give you a burst of oxytocin.
इसके अंदर एक्सरसाइज भी मुझे शामिल करनी चाहिए थी. एक्सरसाइज इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ ऑक्सीटोसिन एज वेल. सेरोटोनिन, स्ट्रेनस एक्सरसाइज आपको जो है इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ ऑक्सीटोसिन, सॉरी सेरोटोनिन. हार्ड लेबोरियस वर्क, something that is going to make you sweat, that is going to give you a lot of serotonin. Bright light, sunlight. डिप्रेशन के अंदर आपने पढ़ा होगा, हम फोटोथेरेपी लोगों को देते हैं, वो फुल स्पेक्ट्रम लाइट होती है, एक डब्बे के अंदर बंद कर देते हैं. अगर हम सनलाइट भी रोजाना की ले लें तो सेरोटोनिन आपका जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. मसाज इज गोइंग टू गिव यू सेरोटोनिन. स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड. Gratitude, I hope you understand what gratitude means. Being thankful for the blessings which Allah subhanahu wa ta'ala has given you, being thankful to the people around you, to your family, to your friends, reminiscing happy memories, visualizing those happy memories, those are going to give you a lot of serotonin. Endorphin जो है वो thrill seeking hormone है. Laughing, dancing, exercise once again, cycling once again, extreme किस्म की sports, challenging yourself and practicing giving, charity, donation, ये सारी की सारी चीज़ें. और ये चीज़ें आपको जो हैं वो एंडोर्फिन, ढेर सारा एंडोर्फिन देती हैं. अब आपने देखा होगा कि डोज, DOSE, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, इसके अंदर इन चारों हार्मोन्स को पाने के लिए कुछ कॉमन चीज़ें थी. अगर आप वो कॉमन चीज़ें भी अपना लेना, जिसके अंदर एक मेडिटेशन है और एक जो आपकी एक्सरसाइज है, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, एनीथिंग दैट इज गोइंग टू पुट अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेन ऑन योर बॉडी, एंड इट इज गोइंग टू गिव यू a lot of what do you call it, a lot of sorry, I've lost my stream of thought. Anything that is going to give you that kick, that a racing heart, jab tak ke anything that is going to make you sweat, so that is going to be a good form of exercise which you can do, and uske andar jo hai wo ye puri dose aapki complete हो जाती है और ये आपको अच्छे तरीके से ये मिल जाएगी. तो बीइंग प्रोएक्टिव, हमने पहले प्रोक्रेस्टिनेटर्स के बारे में बात की थी. बीइंग प्रोएक्टिव, रिड्यूसिंग ट्रिगर्स ऑफ स्ट्रेस, इसमें जो है वो आप फॉर द मोस्ट पार्ट जो demands are the ones we have chosen. You can free up time by practicing time management skills, like asking for help when it's appropriate, setting priorities, pacing yourself, learning to say no, examining your values, living by them, asserting yourself, वही learning to say no, and setting realistic goals and expectations. We can help you with that if you want. अगर आपके कोई goals हैं, expectations है, कोई vision है आपने बनाया हुआ है और आपने वहाँ तक पहुँचना है, always take baby steps, otherwise आपके लिए ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी. मेडिटेशन के अंदर जो है आप मेनली जो मेडिटेशन आपको फ़ायदा देती है वो एक तो माइंडफुलनेस है जो कि आपको फ़ायदा देती है कि यू बिकम अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, यू बिकम अवेयर ऑफ योर प्रेजेंट सिचुएशन, योर प्रेजेंट मोमेंट. तो इसके अलावा जो एक्चुअल जो आपको जो फिज़िकली या मेडिकली अगर मैं कहूँ कि आपको मेडिटेशन किस तरीके से फ़ायदा दे रही है, उसमें हार्वर्ड के ऊपर काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई थी जिसमें they made people sit 15 minutes in the dark, and then they made people sit 15 minutes in the dark and do some form of repetitive movements. इसा करके कुछ movements उनसे कराते रहे थे in the dark, and they found out कि जो meditation इसके अंदर जो repetitive movement वाले लोग थे उसमें उनको बहुत ज़्यादा calmness आ गई थी, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ठहराव आ गया था, उनका blood pressure नीचे गिर गया था और बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर जो है वो चेंजेस आई थी. उसके अंदर कुछ चेंजेस मैंने यहाँ पे लिखी हुई भी थी कि इट रिड्यूस्ड द स्ट्रेस एंड एंजाइटी, काम्स द नर्वस सिस्टम, स्लोज द हार्ट रेट, lowers the blood pressure, increases the blood oxygenation, eases your headaches, helps you improve digestion, enhances your core muscle stability, boosts your mood and energy,
and it also increases mind body awareness. अब इसको करने का जो तरीका था, रेपिटेटिव मूवमेंट्स, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें 5 वक्त की नमाज कहा हुआ है, अगर हम उस नमाज को सही तरीके से पढ़ लें तो वी आर ऑलरेडी मेडिटेटिंग। सो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा बात करें कैसे करनी है ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इसके 3 पार्ट्स हैं। यू इनहेल, यू पर्स योर लिप्स एंड यू ब्रीद आउट स्लोली। लेकिन इसको करने का जो एग्जैक्ट सही तरीका है वो ये है कि यू आर सपोज टू इनहेल फ्रॉम योर नोज, इस तरीके से आपने इसे इनहेल करना है, एंड यू कीप इनहेलिंग टिल यू एक्सपैंडेड योर चेस्ट एंड योर डायफ्राम। लंबा सा सांस अंदर खींचे नाक से, यू होल्ड इट एंड यू काउंट 1 to 7 एंड देन यू एक्सहेल विद पर्स्ड लिप्स। आहिस्ता से एक्सहेल करेंगे एंड यू कीप रिपीटिंग दिस 15 to 20 टाइम्स एंड यू कैन इवन मेजर दिस। आप लोग जो हॉस्पिटल के करीब हैं, जो बच्चे कॉलेजेस के अंदर हैं, वो अपने हॉस्पिटल में जाके बीपी कफ लगाएं, पल्स ऑक्सीमीटर लगाएं, लेट जाएं, और जैसे ही चल के जाके भाग के जाके आप वहाँ पे बैठे हैं, आप अपना उस टाइम पे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर ले लें, और उसके बाद जो है वो आप लेट के ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज थोड़ी देर के लिए करें, एंड यू विल फाइंड आउट कि आपका ब्लड प्रेशर और आपका हार्ट रेट आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो जाता है। यू विल स्टार्ट फीलिंग एज इफ यू आर गेनिंग कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ। सो इनहेल, होल्ड, exhale. Exhalation is supposed to be twice in terms of the length as compared to inhalation. इस तरीके से आप करना, इसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे बार बार, तो आप जो हैं it will calm you down, it will bring back to you in the Yerkes-Dodson law, it will bring back you to the peak performance level. दूसरा तरीका इसमें प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन है। इसका आसान तरीका आपको नेट के ऊपर भी मिल जाएगा। मैं इसको स्किप करना चाहूँगा क्योंकि मेरे नज़दीक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप में से जो लोग इसको कर सकते हैं वो ज़रूर करें। उसका तरीका सिर्फ ये होता है कि आप एक ख़ास हिस्सा अपने जिस्म का जो है उसको टाइटन करते हैं, उसको टेंस करते हैं और उसको बिल्कुल फिर शल छोड़ देते हैं टू द पॉइंट कि आपको वो टिंगलिंग सी फीलिंग शुरू हो जाए हाथों में, पाँव में, बिल्कुल अपने आप को ढीला छोड़ देंगे एंड यू रिलैक्स इन दैट स्टेट फॉर अ वाइल। और मुख्तलिफ मसल ग्रुप्स के साथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसको करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हेड डाउनवर्ड्स और डाउन अपवर्ड्स, जिस तरह आप फील करें आप उसको कर सकते हैं। रेपिटेटिव रिदमिक मूवमेंट्स या एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपको, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हार्वर्ड के ऊपर इसमें स्टडी हुई भी है, अगर आप इस तरह की कोई एक्सरसाइजेज करते हैं, ऑलरेडी योगा कर रहे हैं या आप जो है वो एक्सरसाइजेज अगर कर रहे हैं अपना अल्लाह भला करे नमाज के अंदर, तो वो नमाज भी जो है वो उसी रिदमिक मूवमेंट में शामिल हो जाती है और एक फॉर्म ऑफ रेपिटेशन और मेडिटेशन आपके लिए बन जाती है। तो सुभान अल्लाह, वंस अगेन नमाज ऐसे नहीं पढ़ रहे थे तो चले कम से कम इस नीयत से पढ़ना शुरू कर दें, शायद इससे जो है वो अल्लाह जी हमें माफ़ भी कर दे, हमारे गुनाहों को भी माफ़ कर दे, और अल्लाह हमें बाद में, अल्लाह रहमान रहीम है, वो माफ़ करने वाला है, तो इवेंचुअली हम अल्लाह से भी करीब होना शुरू हो जाएंगे। तो एक तीर से दो शिकार। सो सेकेंड लास्ट जो चीज़ है वो हमने, जो मैंने बात की थी आपसे, एरिया ऑफ कंट्रोल और एरिया ऑफ कंसर्न की। तो इसके अंदर जिधर आपने ऑपरेट करना है वक्त के साथ, आप अगर तो अपने आप में प्रोएक्टिव हैं और आप लाइफ के अंदर मेथोडिकल हो रहे हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, तो आपका एरिया ऑफ कंट्रोल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा, एज अपोज टू दिस, वो आपका इस तरीके से एक्सपैंड कर जाएगा। तो इसको एक्सपैंड कीजिए एरिया ऑफ कंट्रोल को, लेकिन बाय ऑल मींस ऑपरेट इन योर एरिया ऑफ कंट्रोल एंड नेवर इन योर एरिया ऑफ कंसर्न, क्योंकि एरिया ऑफ कंसर्न में आप कुछ भी नहीं कर सकते। स्पिरिचुअलिटी, इसके पीछे अब थोड़ा सा, अब हम सीरियस हो जाएं। फियर एंड फेथ दे कैन नॉट लिव इन द सेम हार्ट। या आपके दिल के अंदर तकवा है या आपके दिल के अंदर जो है वो खौफ है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ ही रह सकती है। आप कुरान को अगर उठा के देख लें, उसको शुरू करें, तो कुरान मजीद के अंदर जो है वो सबसे पहली चीज़ ये बात होती है सूरह बकरा के अंदर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन।
अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, उसके बाद है व युकीमून सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये वो लोग हैं जिनके लिए ये एक ये एक फॉर्म ऑफ हिदायत कुरान आ रहा है। ये वो लोग हैं जो कि गैब पर ईमान रखते हैं। गैब के अंदर सिर्फ इल्म गैब नहीं है वो जिसको हम कहते हैं। ये गैब जो है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और इस गैब के अंदर एक चीज़ जो स्पेसिफिकली जो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा वो है कि आपकी लेवल ऑफ अनसर्टिनिटी अबाउट द फ्यूचर, uncertainty about what people have to say, what others are going to say about you, uncertainty about what is going to happen in the future. ये सारी चीज़ें अनसर्टिनिटी के अंदर आ जाती हैं, एंड दे कॉज फियर एंड दे डू नॉट, अनलेस यू हैव फेथ इन द अनसर्टिनिटीज। वो जो हदीस भी है ना कि टाई और कैमल एंड देन लीव इट टू अल्लाह। तो इसी वजह से है कि आप अपना काम पूरा करें, आप एक मरतबा तहकीक करके पूरे जोर के साथ जान मार के वो काम कर दें। वो काम करने के बाद जो है वो फिर आप जो अनसर्टिनिटीज हैं उनके ऊपर अल्लाह तवक्कुल करें। तो उसमें अल्लाह यही फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सूरह राद की 28 नंबर आयत है, वेरिली इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह डू हार्ट्स फाइंड पीस। और हज़रत अली का भी फरमान था रज़ियल्लाहु अन्हु के स्ट्रेंथन योर हार्ट विद फेथ। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह डज नॉट बर्डन योर सोल। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत जो हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह डज नॉट बर्डन एनी सोल विद बियॉन्ड द कैपेसिटी इट कैन बेयर। तो जो अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा, जो बुरा करेगा उसको बुरा मिलेगा। ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अल्लाह सूरह निसा में भी ये फरमाता है, 79 नंबर आयत है कि ए आदमजाद, तुझको जो फायदा पहुंचेगा वो खुदा की तरफ से है, और जो नुकसान पहुंचेगा वो तेरी ही शामत अमाल की वजह से है। तो हम में से जो भी इस टाइम पे तकलीफ में है, हमें सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमसे क्या गलती हुई। लाजमी कोई ना कोई गलती जरूर हुई होगी। या तो उसको अपने कंफर्ट जोन में आने दिया जिसकी वजह से वो मुझे हर्ट करके चला गया, या मैंने बात गलत समझी जिसकी वजह से मुझे तकलीफ हुई, या मैंने अपनी स्किल्स नहीं सही तरीके से पूरी की थी, या मैंने सही तरीके से पढ़ा नहीं था, या मैंने टाइम के ऊपर डिसिप्लिन नहीं शो किया था। समथिंग हैज टू बी इनसाइड यू, क्योंकि ये अल्लाह का फरमान है। ये मेरा तो फरमान है नहीं जिसको आप चैलेंज कर सकें, ये अल्लाह का फरमान है जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो अल्लाह अगर फरमा रहा है कि अगर आपसे कोई गलती हुई भी है उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। एंड माई सर्वेंट्स हु हैव हार्म्ड योरसेल्व्स बाय योर ओन एक्सेस डू नॉट डिस्पेयर ऑफ गॉड्स मर्सी। ये आयत मैंने सिर्फ इस हिसाब से इधर डाली थी ताकि अगर हम में से इंसान भुलक्कड़ है, इंसान की ना कुछ सिफात हैं, वो भुलक्कड़ है, वो झगड़ालू है, और वो जल्दबाज है, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी सिफात थी जो कुरान के अंदर आती हैं। लेकिन वो खौफज़दा भी इस चीज़ के ऊपर हम फिर हो जाते हैं कि यार हमसे तो गलतियां होती हैं, अब उनकी वजह से हम खमियाजा भुगतते रहेंगे। दैट इज़ द लॉ ऑफ नेचर। यू विल वही है कारमा जिसको हम कहते हैं कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो वो तो आपको इन एनी केस उसको भुगतना तो पड़ेगा, लेकिन आप उसको भुगतते कैसे हैं दैट विल डिटर्मिन वेदर यू आर गेटिंग क्लोज टू अल्लाह। वो आपकी आजमाइश है या वो आपके लिए एक सजा बन गई है, इफ इट हैज कॉज्ड यू टू गेट योरसेल्फ डिस्टेंट फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझने की जरूरत है कि इफ इट इज ब्रिंगिंग यू क्लोजर, तो ये आजमाइश थी आपके लिए। गलती जो हुई हो गई, उसके बाद उसका आपको खमियाजा अब आप भुगत रहे हैं। अब आप रोना पिटना करके भुगत रहे हैं तो ऑब्वियसली वो अब एक सजा के तौर पे आप उसको भुगत रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको अल्लाह का शुक्र करके और आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उसको भुगत रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अल्लाह के करीब भी हो रहे होंगे। और आप अगर अल्लाह के करीब हो रहे हैं तो कंसिडर दैट एज अल्लाह's टेस्ट। तो अल्लाह फरमाते हैं बड़ा क्लियरली, डू नॉट डिस्पेयर ऑफ गॉड्स मर्सी, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना, बेशक अल्लाह बहुत गफूरुर रहीम है। तो ये थी जी चीज़ें, आपको किस तरीके से कोप करना चाहिए। अब इसमें सॉरी, आपको एक दुआ जो मैं हमेशा सारों को कहता होता हूँ कि प्लीज़ ज़रूर पढ़ा करें, वो लेज़ीनेस की
और मुख्तलिफ़ किस्म की जो ग्रीफ़ हैं उनसे बचने के लिए अहादीस के अंदर मौजूद है, और वो दुआ यही है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़्ल व अऊज़ु बिका मिनल ग़लबतिद दैन व क़हरिर रिजाल। इसकी दूसरी फॉर्म, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़न वल अज्ज़ि वल कसल वल जुब्नि वल बुख़्ल व ज़लाइद दैन व ग़लबतिर रिजाल। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ गम व अलम से, आजिज़ी से, सुस्ती से, बुज़दिली से, बुख़्ल कर्ज़ चढ़ जाने से और लोगों के गलबे से। आज्ज़ी वल कसल जो है, जो आपकी सुस्ती काहली जो आती है, जो लेज़ीनेस आती है, वो शैतान की तरफ से आती है, और ये बहुत अच्छी दुआ है। अगर आप इसको पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सारे सिलसिले के अंदर जो है वो आपको आपकी मदद फ़रमाए, और आप लोगों के लिए इसको आसान फ़रमाएँ, आप लोगों के लिए आपके एग्ज़ाम्स आसान फ़रमाएँ, जो एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर होने लगे हैं। और ज़िंदगी के इम्तिहान जी चलते रहेंगे, ये झूठ है कि एक इम्तिहान होगा इसके बाद कोई इम्तिहान नहीं होना। इम्तिहानात आते रहेंगे, स्ट्रेसर्स आते रहेंगे, कोपिंग मेथोडोलॉजीज़ हमने क्रिएट करनी है, बेहतर करनी है। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अगर तो कोई भी हमें कांटेक्ट करना चाहेगा तो नीचे नंबर ऑलरेडी मौजूद है। यू आर मोर देन वेलकम टू कांटेक्ट अस इन इफ यू वांट वन टू वन असिस्टेंस, वीड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प इंशाल्लाह ताला। एनी क्वेश्चंस जी? थैंक यू सो मच, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू टेक देम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। बस ये एक दो क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास कि हाउ टू मेक योर सेल्फ और समवन एक्नॉलेजेबल द इश्यूज इंस्टेड ऑफ बिलीविंग कि मुझे कुछ नहीं है। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि मैं अपने इश्यूज को कैसे एक्नॉलेज कर सकता हूँ बजाय ये कि मैं कहूँ कि मुझे कुछ नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि आप किसी के लिए ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर आपको इस चीज़ का एहसास हो गया है कि मैं मैं अपने आप को एक्नॉलेज करवाऊँ, तो ऑब्वियसली आप ऑलरेडी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि कोई इश्यूज हैं। आप देखें किसी को ना, मैं अब ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप किसी के लिए सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप अपने लिए ये सवाल पूछ रहे हैं तो मैं इस ये सवाल सवाल रहता ही नहीं है फिर, क्योंकि आप ऑलरेडी यूर इन सर्च ऑफ द प्रॉब्लम। फॉर दोज पीपल हु आर नॉट इन सर्च ऑफ द प्रॉब्लम, जो कि एक फूल्स पैराडाइज के अंदर रह रहे हैं कि जी आप मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी मसला नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपको इस किस्म के बहुत सारे लोग मिलेंगे। ये उनका एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, और वो डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के अंदर, उनका आई एम सॉरी टू से माँ सिवाय इसके कि वक्तन फ़वक्तन आप उनको एक रिमाइंडर दे सकते हैं। उस रिमाइंडर के अलावा देयर इज़ नॉट मच दैट वी कैन डू टू हेल्प देम। यू कैन ओनली हेल्प दोज हु वुड वांट टू हेल्प देमसेल्व्स। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि एक मिनट मुझे वो आयत याद करने दें। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कौम के हालत को नहीं बदलता जब तक कि वो कौम अपने अंदर की हालत को नहीं बदलेगी। आप जब तक के अपने नफ्स को नहीं बदलेंगे, अपने अंदर नहीं बदलेंगे, आपको बाहर से अल्लाह की मदद आपको नहीं आएगी। कोई माई का लाल आपको नहीं बदल सकता। होलिस्टिक हीलिंग के अंदर भी हम यही कहते हैं कि सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि यू नीड टू बी रेडी, यू नीड टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, यू नीड टू एडमिट समथिंग इज रॉन्ग। आप किसी को एडमिट करवाना चाहेंगे समथिंग इज रॉन्ग, बी माई गेस्ट, आप कोशिश कर लें, लेकिन यूजुअली जो है आप अपनी भी एनर्जी ज़ाया करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप किसी के खैर खां हैं, किसी के दोस्त हैं, किसी के बहन भाई हैं, कोई आपका बहुत करीब का दोस्त यार है, आप उसको एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद हिम, आप उसको डायरेक्टली ना कहिए। आप उसको जो है इनडायरेक्टली मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्चेज़ भेज दें, मुख्तलिफ़ किस्म की किसी जगह पे ले जाएँ जहाँ पे वो चीज़ ट्रिगर होती है, या किसी किस्म के अनोनिमस मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से उनको फ़ीडबैक दिलवा दें। उसको उस सिचुएशन के अंदर डालें जहाँ पे जो है वो बंदा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करे, तो उसको ऑटोमैटिकली इस चीज़ का एहसास होना शुरू हो जाएगा कि यार नहीं, मेरे में इस एरिया के अंदर कोई कमी कोताही रह गई है। I hope that answers your question. जी आप भी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे पूछना था कि जो आज
जो हमें ज्यादातर प्रॉब्लम फेस होता है वो ये होता है कि कोई हमें जज कर लेगा, मतलब बंदा इजी होके कुछ कर ही नहीं सकता है इसी वजह से कि हमारे जो मूवमेंट्स हैं वो कोई जज कर लेगा, या जो मेन ये होता है गर्ल्स के लिए कि कोई हमारे करेक्टर को कर रहा है। तो अगर कोई हमारे बिल्कुल ऊपर कोई बिल्कुल। बात करे तो ये वाला जो स्ट्रेस होता है कि आगे क्या हो जाएगा, कि हमारे ऊपर उसने बात कर दी और ये वाला, तो इसको कैसे रिड्यूस करें? इसके लिए जो स्ट्रैटेजी है वही हदीस से ही हवाला लेके मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि देर आर टू थिंग्स विच यू नीड टू डू। नंबर वन, टाई योर कैमल। आप अपने एरिया ऑफ कंट्रोल के अंदर जो कुछ कर सकते हैं विच इज ह्यूमनली पॉसिबल, सेनली पॉसिबल फॉर यू टू डू टू अवॉइड सच अ सर्कमस्टांस, यू डू दैट। नंबर टू, देन लीव इट टू अल्लाह। क्योंकि लोगों की ज़बानें आप बंद नहीं कर सकते। हमारे अम्बिया की के ऊपर जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ताइफ में जो पत्थर बरसाए गए, हज़रत नूह ने 900 साल जो है वो तबलीग की और उनको जो है वो गालियां देते रहे। उनके उनके ही लोग 30-40 मुश्किल से थे शायद जो कि उनके साथ मिले 950 साल। तो लोगों को हमारे अम्बिया, आप अगर तारीख पढ़ लेना तो आप ऑटोमेटिकली सुकून में आ जाएंगे कि ये तारीख गवाह है कि जो इंसान कुछ अच्छा करना चाह रहा है उसका तमस्खर उड़ाया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसको बुरा भला कहा जाता है, उसको जादूगर कहा जाता है, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है। दुनिया का तो दस्तूर ही है। तो वो एक एक वो है ना मुहावरा, मेरी बहुत अच्छी एक कोलीग थी, हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्त रखे। उनकी ना फेसबुक की कवर फोटो के ऊपर लगा हुआ था, दुनिया जलती रही, शहजादी चलती रही। तो मेरा आपके लिए यही यही फलसफा होगा, आप यही अपना लें कि दुनिया जलती रहेगी भाई, आप उसे जलने दें। आप क्यों इस चीज से परेशान होती हैं? अगर आप दीन के दायरे में अगर आप पूरा उतर रही हैं ना, अगर आप बाकायदा कोई गलत काम नहीं कर रही, लीव इट टू अल्लाह। यू टाइड योर कैमल, यू लीव इट टू अल्लाह। अल्लाह जाने और आप वो अगले लोग जाने, अल्लाह ने आपकी इज्जत बचा के रखनी है, ये अल्लाह का वादा है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन है, फैसल साहब करना चाह रहे हैं, मैं कहूँगा। प्लीज। Yes, sir. First of all, it was really great talk, बहुत thought provoking talk थी आपने, और thank you so much. It was really comprehensive. और my question was like काफी like friend circle में देखने को भी मिलता है, like some people are perfectionist. Actually काफी होते हैं actually to be precise से। तो जो है flexibility नहीं होती उनमें, तो ऐसे लोगों को ना past mistakes, past और ऐसे ट्रॉमास या ऐसे साइकिल जिनमें उनका फॉल्ट सेल्फ का ना भी हो, उनसे उन पे गेट ओवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आई मीन ग्रोइंग अप में इतना रियलाइज नहीं होता, बट एज यू रीच लाइक कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, एडल्टहुड में आप जाते हैं जिसमें आप यानी कि एक एज अ मैन और वुमेन डेवलप होते हैं प्रॉपरली। तो उसमें आके बहुत ज़्यादा आपको ये चैलेंजेस देती है ये चीज़ कि जब आप सोसाइटी को देखते हैं अलॉन्ग विद दैट सराउंडिंग्स, एक लाइक एक एनवायरनमेंट आपको मिलता है, एंड यू इट मेक्स यू गेट स्टक, आपकी प्रोग्रेस को रोक सकता है, इट jeopardizes योर हेल्थ, योर वेल बीइंग एंड एटसेट्रा। सो आई मीन लाइक वो बस जस्ट सोचते हैं कि लाइक गलत हुआ क्यों और व्हाई मी। तो ये एक विशियस साइकिल ऑफ रिग्रेट होता है, आई डोंट नो कि क्या होता है। सो इट्स आई मीन ये रियली एनर्जी ड्रिलिंग होता है। तो क्या इससे कोई निकलने का, निकलने का इफ एनी लाइक सजेशन? इसमें फैसल, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। इस सवाल का कोई छोटा जवाब नहीं है मेरे पास माज़रत के साथ, लेकिन अगर 2-4 अल्फाज के अंदर मैं इसको बयान करने की कोशिश करूं तो देयर आर पीपल, एक तो बीइंग अ परफेक्शनिस्ट हमारी फितरत के अंदर नहीं है। इंसानी फितरत ही ये नहीं है कि वो परफेक्शनिस्ट हो। यू शुड हैव अ लर्निंग कैपेबिलिटी, यू शुड बी लर्निंग enabled, you should not be learning disabled. लेकिन you cannot be a perfectionist because perfectionism is going to cause a lot of distress, जिस तरह के आपने खुद भी कहा, very rightfully said। इसमें सरफाइज ने एक बड़े मज़े की एक वीडियो रिकॉर्ड की थी हमारी एलुमनाई की ग्रुप के अंदर, मैंने शेयर भी मेरे ख्याल में किया था। उसका उन्वान है, आप
यूट्यूब के ऊपर फाइज सयाल अगर लिखेंगे तो उसमें आपके सामने जो है वो लाइफ इज़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स, अगर ये आप लिखें ना तो ये वीडियो आपको पूरी मिलेगी। आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो उसमें आपको नज़र आएगा कि एनीबडी हु इज़ अ परफेक्शनिस्ट, उसने उस मिठाई के डब्बे के अंदर जो है वो सारा परफेक्शन ही भरा हुआ है और बाकी सारी चीज़ें उसने निकाल दी हैं। तो ऑब्वियसली यू आर लुकिंग फॉर परफेक्शन, यू आर आस्किंग फॉर अ लॉट ऑफ परफेक्शन, तो हर चीज़ के अंदर अगर वो आप परफेक्शन लेंगे तो यू आर गोइंग टू मिस आउट ऑन अदर डेलिकेसीज, और बाकी मिठाइयाँ जो आपके डब्बे में आ सकती थी वो आपके नहीं आ पाएंगी, क्योंकि अल्लाह का एक रूल है कि उसने आपको वो 1 किलो मिठाई ही दे के भेजा हुआ है इस दुनिया के अंदर। यू नीड टू बैलेंस थिंग्स आउट, और उस बैलेंस के अंदर वो गिव एंड टेक स्ट्रैटेजी के ऊपर कुछ चीज़ों को यू वुड हैव टू फोरगो और कुछ चीज़ों को आपको अपनाना पड़ेगा, एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा। इसके अंदर बहुत सारी बिजनेस टर्मिनोलॉजीज आ जाती होती हैं, आप उसके ऊपर मतलब वीड हैव टू वर्क ऑन दिस वन ऑन वन एज वेल कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ जो मैं आपको कहूँगा, एक तो ये लाइफ इज़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। दूसरी जो चीज़ मैं आपसे गुजारिश करूँगा वो है जी एनर्जी साइंसेस। मैंने सारे के सारे अपनी टॉक के अंदर एनर्जी साइंसेस की तरफ मैं नहीं गया, क्योंकि ये हमारे स्कोप से बाहर निकल जाता है। इसके लिए मुझे 4 घंटे का पूरा सेशन करना पड़ना था और अभी भी मेरे ख्याल में 2 घंटे से ऊपर हम चले गए हुए हैं। उसके लिए माज़रत, जो लोग अभी भी बैठे हुए हैं उनका मैं मशकूर हूँ। तो एनर्जी साइंसेस जो हैं, आपकी जो मेटाफिजिकल साइंसेस हैं, जो गैब के अंदर जो एनर्जी आप एक ऑरा क्रिएट करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, ये सारी की सारी जो लॉज हैं ये बरहक हैं, ये लॉज ऑफ नेचर हैं और ये चलती ही इसी तरीके से हैं। एक अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा रीड और करना चाहते हैं तो एक किताब है बाय द नेम ऑफ द सीक्रेट। इट इज़ बाय एन ऑथर नेम्ड रोंडा बायर्न। वो फिनोमिनल चेंज उस किताब ने मेरी ज़िंदगी में लेके आई थी, जिसके बाद मुझे दीन और एनर्जी साइंसेस और उन सारी चीज़ों का पता चला था। वो है सिंपल एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट समथिंग, सम एनर्जी दैट यू आर क्रिएटिंग, समथिंग दैट यू आर डूइंग बाय एक्शन एंड बाय थॉट्स, बाय इमोशनलाइजिंग, which is creating that negative energy which is bringing in everything negative in your life. वो जो मुहावरा नहीं है, वेकिंग अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। मैं जनाब उठा, आई स्टब्ड माई टो, फिर मेरी टूथपेस्ट गिर गई, फिर मेरा ब्रश फ्लश में गिर गया, फिर मैं नीचे उतर रहा था स्टेयर्स में, मेरा फ़ोन गिर गया, फिर जनाब निकलते निकलते जो है वो मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। देन आई फाउंड रेड लाइट्स ऑल द वे, फिर मुझे पार्किंग स्पेस नहीं मिली, फिर मुझे बॉस से डांट पड़ गई, फिर वो कॉफ़ी गिर गई मेरी शर्ट के ऊपर, एंड द लिस्ट गोज ऑन कि भाई आपकी ज़िंदगी मसले ख़त्म ही नहीं हो रहे। तो अगर इस तरीके की लाइफ इंसान की हो जाए, या अगर इंसान के साथ बहुत बुरा हो रहा है, तो या आपकी परसेप्शन में कोई प्रॉब्लम होगा, या फिर एक्चुअली आप कोई ऐसी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो सारी की सारी मुश्किलात आपके अंदर, आपके ऊपर आई जा रही हैं, या अल्लाह आपको किसी ना किसी तरीके से उस जगह से खींच के आपका रुख, आपकी अटेंशन डाइवर्ट करना चाह रहा है कि खुदा के बंदे उधर देख लो। इस पर मैं अगर आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, एक मियाँ बीवी है, बीवी जो है वो दुआ कर रही है रोज़ रात को, या अल्लाह मेरे खावन का जो है वो रिस्क बढ़ा दे, या अल्लाह मेरे खावन का जो है वो रिस्क बढ़ा दे, और जनाब अगले दिन पता चलता है कि खावन जो है उसको फायर कर दिया गया। अब इट कैन बी आवर परसेप्शन हाउ वी डील विद इट। खावन जो है रोता पिटता घर आता है कि जी मैं तो फायर हो गया हूँ, मेरे तो आई एम जॉबलेस। बेगम जो है वो फिर मुसल्ले पे, या अल्लाह ये तूने क्या किया, या अल्लाह ये तूने क्या किया, मैं तो रिस्क की दुआ कर रही थी, मैं तो रिस्क की दुआ कर रही थी। तो आगे से फरिश्ता आके उसको खातून का कह रहा है, अल्लाह की बंदी, और वो रिस्क उस तनख्वाह में, उसके उस जॉब में उसके लिखा हुआ यही था उस बंदे के, उसको रिस्क किसी और जगह से मिलना है। इस वजह से वो अल्लाह तो सटल किस्म की उसको वो पॉइंटर्स, क्लूज, फीलर्स फेंक रहा होता है, लेकिन इंसान कभी कभार जो है वो नहीं समझ पाता। फिर अल्लाह वो रस्सी तेज जोर से खींचना ज़रा शुरू करता है, जिसके अंदर आपको फिर तकलीफ होती है, तकालीफ पे तकालीफ आती हैं। तो दोज आर टाइम्स जब अगर आप अल्लाह से जुड़े हुए हैं, आप अल्लाह से दूर नहीं हो रहे, तो देयर इज़ अ फेयर पॉसिबिलिटी दैट अल्लाह इज ट्राइंग टू ब्रिंग यू और ब्रिंग योर अटेंशन टुवर्ड्स समथिंग व्हिच यू आर मिसिंग आउट। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन एज वेल। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं आपको जो है ना हमारी मेंटल हेल्थ डोमेन है AMS की, उसकी तरफ से स्पेशली थैंक करूंगा कि आप मतलब हमें टाइम दिया
और आगे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे भी थोड़ा सा आपके साथ इंशाल्लाह ताला मजीद इंटरेक्शन करेंगे, मजीद हम सेशन अरेंज करेंगे। और आपकी इसी जो है, ये एक और क्वेश्चन है सर, अगर आपके पास टाइम हो तो। मेरे पास तो टाइम है, आप बताएं अगर बाकी व्यूअर्स इस चीज़ के लिए तैयार हैं तो आई एम मोर देन अवेलेबल एंड आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल जी इंशाल्लाह फॉर अदर सेशंस एज वेल। जी जवेरिया आप पूछिए। जवेरिया आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें, प्लीज़ अपना माइक तो आपने ऑन किया हुआ है लेकिन आपकी आवाज़ थ्रू नहीं हो रही। माज आई थिंक जवेरिया की आवाज़ थ्रू नहीं हो रही, क्वेश्चन नहीं थ्रू हो रहा। तो इफ देयर इज एनी अदर वे ऑफ आस्किंग दैट क्वेश्चन तो आप बता दें, मैं उस तरह आंसर कर दूंगा इंशाल्लाह। आई गेस इनका ना आपके आंसर से क्लियर हो गया है, जो आपने पहले आंसर हैं, तो इसलिए बात नहीं हुई। ऑलराइट आई एम बहुत ग्रेटफुल। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के थैंक यू, साथ मैं इजाजत जज़ाकल्लाह। चाहूंगा आपसे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।